मैं एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लूँ क्या? लल्लन टब क्यों छोड़ा? आई रिमेम्बर गोइंग टू मणिपुर जिस समय वो वीडियो वायरल हुई थी जहाँ 2 महिलाएं देवर परेडेड नेकेड। मीडिया कवरेज तो थी ही नहीं। ये सेंसिटिविटी तो आई, ये एलिमेंट तो आई, एम्पैथी तो आया, और रिपोर्टिंग करने की का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव तो आया। वल्चर्स बन के आप, हाँ, ऑब्वियसली you get the TRPs, you get the views. If I have to revive it, I want to do this पूरे तरह से। जर्नलिस्ट बनेंगे भी या फिर मतलब स्टूडेंट्स विल चूज जर्नलिज्म या वो नहीं होने वाला है? कहाँ है बजट? मीडिया सैलरीज की बात आती है तो बहुत चुप्पी साथ ली जाती है। सब कुछ इतना ग्रीनर ऑन दैट साइड नहीं है। आपको पीनट्स में काम करवाया जाएगा। इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात हो रही थी। मुझे अभी भी याद है मैं कितनी बारी ये चीज़ के बारे में पोस्ट कर चुकी थी कि ये फेक न्यूज़ है और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। जो वॉल्यूम था और कौन फैला रहा था, प्राइमरी सोर्स ही ऐसी चीज़ें, हमने सारी चीज़ें डर से शुरू की। What do you think about love? लव इज सेफ्टी। कब कर रही है आप शादी? से कब? Hi everyone, welcome to Girl to Get It. I am Soumya and I talk to your favorite girls living their best lives. आज की हमारी गेस्ट है दिव्यांशी सुमराव। वो जितनी संजीदगी से न्यूज़ डिलीवर करते हैं उतनी ही नज़ाकत से पोइट्री। फिलहाल वो निफ्राम में है, तो जानते हैं उनकी जर्नी धनौरा से दिल्ली तक और दिल्ली से आप लोगों के दिल तक। दिव्यांशी, हम मिले कैसे? आप बताइए, मैं बताऊँ? नहीं, मुझे लगता है यू स्टार्ट। दिव्यांशी और मैं काफ़ी निफ्राम में मिले। हम भी उस दिन, हमको कुछ नहीं पता था, हम कोई ऐसा एज सच कोई इवेंट नहीं कर रहे थे कि कोई ओपन माइक हो रहा है। इट वाज जस्ट लाइक कि एक मीटअप सेशन रखते हैं। बहुत लोगों से मैं मिली भी नहीं थी, बहुत लंबा समय हो गया था, तो मुझे शुरुआत बेहतर रहेगी। और हमने बस एक गूगल फॉर्म रिलीज किया था। उसमें विद इन 2.5 hours there were 121 registrations. We were like, ये क्या हो गया? हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, वहां पर हम कैसे बिठाएंगे? और वी वर सो नाइव कि हमें लगा कि सभी आ जाएंगे। थोड़ा सा डाउट था, लेकिन कि अभी अगर 120 लोगों ने किया है तो करीब करीब 60-70 पीपल वुड कम, 50% ऐसे आ जाएंगे। और तभी हमने बंद कर दिया। उनको बहुत बड़े हो गए, मतलब खुलते ही एकदम क्या ही भीड़ आएगी। हाँ, 2.5 घंटे में हमने वो लिंक क्लोज कर दी गूगल फॉर्म्स की। फिर अगले दिन ऑब्वियसली इट वॉज आवर फर्स्ट थिंग, तो ऐसे घबराहट भी हो रही थी, पर धीरे धीरे लोग आने स्टार्ट हुए। हाँ, 60-70 नहीं आए, लेकिन 35-36-40 तक लोग आ गए थे उस दिन। तो सुकून रहा। लेकिन उस दिन हमने डिसाइड कर लिया वी वोंट कीप फ्री रजिस्ट्रेशंस एनीमोर, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा और हम प्लान ही नहीं कर पाएंगे। एंड फिर सौम्या से थोड़ी सी बात हुई और उसके बाद की बात सौम्या बताएंगी। हाँ, और मुझे लगता है निफ्राम के बारे में बेस्ट चीज़ वॉज कि इतना मैंने वहाँ पे कलर्स देखे और यू कुड नाइट स्टार्टेड, सो इट फेल्ट लाइक अ कम्युनिटी। इनिशियली आई डिडंट नो एनीबॉडी, लेकिन जब हम जा रहे थे तो यू नो आवर हार्ट्स फेल्ट सो फुल, लाइक वाओ, इट्स सच अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। ये तो एटलीस्ट हर किसी को करना ही चाहिए। और उससे ज़्यादा मेरे लिए, सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो स्टैंड आउट किया था वो था निफ्राम का मतलब। क्योंकि मैंने निफ्राम वर्ड उससे पहले कभी सुना ही नहीं था। मैंने भी नहीं सुना था। उससे 15 दिन पहले जब से हमने ओपनिंग की थी, मैंने भी नहीं सुना था। मैं आकाश ने वो नाम ऐसे ही कॉन्वर्स, जैसे मैंने अभी आके बोला ना कि मैं कुकीज खाऊंगी, अमन ने अभी कुकी ऑफर की थी, आई विल ईट कुकीज, निफ्राम होकर इस पॉडकास्ट को निपटा कर एकदम तसल्ली से। सो ऐसे ही हम कुछ बात कर रहे थे, और उससे पहले उस कैफे का जो नाम था वो मैं बताना भी नहीं चाहूंगी, सॉरी। और हमने सब कुछ करवा लिया था, लाइक वी ट्राइड फाइंडिंग अदर नेम्स, लेकिन कुछ ऐसे जा नहीं रहा था। तो जो रेस्टोरेंट वहाँ पर पहले चलता था उसी को हमने थोड़ा सा उसका नाम चेंज कर दिया था, और सारा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ उसी के हिसाब से हो गया था। इवन आवर यूनिफॉर्म्स जो स्टाफ अभी पहनता है वो सब हम सब बनवा चुके थे। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो बड़ा बोर्ड होता है, जो फ्लेक्स बोर्ड होता है लाइट वाला, वो कोई बना के देने को तैयार नहीं हो रहा था, और वो टले ही जा रहा था। और फिर मैं और आकाश एक दिन कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि, और उससे बिल्कुल इतर अलग कॉन्वर्सेशन थी, एंड ही जस्ट सेड दिस कि ये सब कर लो, हम निफ्राम होकर बैठेंगे। मैंने कहा ये क्या शब्द है,
ये शब्द तो इट Interesting. इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट साउंड्स सो डिलिशियस, इट मजा आ गया सुनकर। ठंडा क्या हुआ है ना, हाँ? इस शब्द में अलग सी ठंडा। हाँ, कुछ है, कुछ इट फेल्ट समथिंग। मैंने कहा ये उर्दू का शब्द है, ये किसका शब्द है? हम उसका मतलब ढूंढने की कोशिश करने लगे तो हमें कहीं कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिला। हमने एक वेबसाइट पर देखा, उसमें लिखा हुआ था कि इट्स अ कोलोकियल वर्ड, जो कि बाद में पता चला हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ये शब्द इस्तेमाल होता है, लोग गांव में इसका बहुत यूसेज है। मैंने कहा अच्छा, तो ये कोई कहीं और से इसका ओरिजिन कहाँ है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन बस आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये मजेदार है। आकाश इज फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम वेस्टर्न यूपी। मैं एक दिन टी शर्ट पहन के घूम रही थी निफ्राम की, और मेरे पिताजी देखते हैं ये क्या है, मैंने आपको पता है ये शब्द क्या है? तो कहते हैं हाँ। और चूंकि हमारी तरफ एग्रीकल्चर बहुत है, प्रोमिनेंटली है, तो वो सेंटेंस में यूज करके मुझे इसका मतलब बता रहे हैं, जैसे गन्ना बो के निफ्राम हो जाना। तो इट्स लाइक मैंने कहा सही है, हमारे लोगों को पता है इसका मतलब, अब हम दुनिया को इसका मतलब बताएंगे। सो सौम्या, आपको क्या सुन के पहली बार लगा ये शब्द? मुझे एक्चुअली बहुत ठंडा, जैसे वो लकी अली के सॉन्ग्स नहीं होते, शाम सवेरे तेरी याद। हाँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगा कि मतलब उसी के फील वाला हाँ। कोई शब्द है। तो हाँ, बस आई जस्ट फेल्ट लाइक दैट, एंड आई थिंक इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल, क्योंकि कोई इतना थॉट दे रहा है और नाम स्टिक कर रहा है आपके साथ। तो आजकल आप निफ्राम फरमा रही है या व्हाट्स मैं एक बहुत ही सच्ची बात बताना चाहती हूँ। जब से हमने ये निफ्राम बनाया है, हम निफ्राम मोड में नहीं आ पा रहे हैं, हम झूठ क्या बोले। आप देखते हो कि आपका कैफे भी भरने लगता है, और आप जिस दिन क्यों नहीं हो रहा, हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, सारा इतना परेशान होके, नथिंग विल हैपन, इवन सारी चीजें और गड़बड़ होती हैं। तो अभी मैंने सोचा अभी थोड़ा फेक इट अंटिल यू मेक इट ही करें, लेकिन रिलैक्स करें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सस्टेनेबली थोड़ा सा तो रिलैक्स करना पड़ेगा, बट आई थिंक ये लड़कियों में थोड़ा सा हाइपर इंडिपेंडेंट, स्पेशली व्हेन यू बिकम इंडिपेंडेंट, देन यू कांट गो बैक, और फिर आपको पूरा बहुत ही हाइपर एक्टिव रहते हो कॉन्स्टेंटली कि ये भी करना, ये भी कर ले, ऐसे भी कर ले। मतलब आई थिंक वो ओवर एम्बिशियस ट्रेट जस्ट कम्स नेचुरली टू दिस जेंडर। एक इंसान ने मुझे ये कह दिया था कि यार मुझे लगता नहीं तुम बिल्कुल ऐसे, एम्बिशन भी है तुम्हारे कुछ। मैंने कहा एम्बिशन नहीं है, कैसे मिसजज तुमने किया है, तुम यू डोंट इवन नो हाउ आई डू माई थिंग्स। उससे ऐसे झलकता रेडिएट होता रहता है बार बार ये चीज। तो तभी यस, आई थिंक आई रेड समथिंग अबाउट यू, यू मस्ट हैव ऑल्सो रेड दिस कोट बाय, मुझे याद नहीं रहा, कि मैंने बहुत सारी औरतें देखी हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो एम्बिशियस हैं, जो तरह तरह से, पर मैंने एक रिलैक्स्ड हाँ, करेक्ट। वुमेन नहीं देखी, और मैं वो बनना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ। तो एक एम्बिशन मेरा ये भी है। आई हैव वर्कड फॉर लाइक 7 years लगातार, बिना कोई लंबी छुट्टी तक नहीं ली मैंने। मुश्किल से 4 दिन की 5 दिन की छुट्टी 1 या 2 बार हुई होगी। वेकेशन नहीं, मुझे नहीं पता वेकेशन क्या होता है, मैं बस सुनती रहती हूँ, इतना सा ब्रेक हो गया। सो माई बॉडी एंड माई माइंड इज सो यूज टू दैट भाग दौड़। मैं पूरी तरह से एक मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट निफ्राम मूवमेंट। मतलब आई डोंट वांट टू स्टिक टू जस्ट वन फिजिकल स्पेस, ये ऐसा आइडिया नहीं है। और उसके साथ में मुझे खुद भी इतना इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसके जैसा बनना पड़ेगा। विमेन एट लेजर वो वाली चीज, उसको सिर्फ मैं सोच नहीं सकती कि किसी और दिन के लिए रख दूं। तो आई एम ट्राइंग, मैं कॉन्शियसली, अगर हो नहीं पाता तो जबरदस्ती करके भी कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ता है टू जस्ट गेट इनटू दैट जोन। एंड आई एम ट्राइंग कि अगर मैं ही नहीं करूंगी तो फिर द थिंग आई एम क्रिएटिंग it will fail definitely, and it will lose meaning somehow, है ना? yes so I'm trying कि वो जो इतने दिन का स्टिमुलेशन है माइंड और बॉडी का, अभी उसको बिना गिल्टी के मैं कैसे आराम कर पाऊँ। तो मुझे पता है वो बैलेंस से चलेगा, मुझे काम भी करना पड़ेगा, आराम ही नहीं, वो फिर पड़े रहना बन जाता है। जो कि यार ऐसा होता है कि मुझे रेस्ट करने पर गिल्टी हो रही है, और मैं फिर उस गिल्ट वाली स्टेट में ही आराम भी नहीं होता। वो आराम तो आराम से होता है ना, आराम गिल्ट के साथ नहीं होता। तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सी स्टेट बन जाती है। बट आई एम ट्राइंग, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग राइट नाउ दीज डेज। जुलाई बहुत सुंदर जा रहा है। आई एम फाइनली ग्लैड
कि एक महीना इतने दिन बाद ऐसा मुझे लग रहा है कि आई जस्ट शिफ्टेड माई हाउस अनदर प्लेस, कुछ और अच्छी एनर्जी, प्यारी एनर्जी, क्यूट एनर्जी आ रही है. सो आई एम हैप्पी राइट नाउ. Soaking in the sunshine. Yes. That's so wholesome. But I also want to know your should I say struggle or this whole stimulation and hyper independence. How do you deal with that? Actually, बहुत ही टफ क्वेश्चन है. मुझे लगता है कि द ओनली थिंग दैट कीप्स मी अलाइव इज, हर किसी का पर्पस ऑफ लिविंग होता है ना. मेरा पर्पस ऑफ लिविंग इज एम्बिशन, तो वो बहुत ही ऐसे डायरेक्टली लिंक्ड है. इफ आई डोंट वर्क, आई एम नॉट एबल टू, आई डोंट थिंक आई कैन बी सेन विदाउट नॉट वर्किंग, बिकॉज आई फील कि वैसे भी लड़कियों की बात तो सुनी नहीं जाती है, करेक्ट. एंड मुझे लगता है कि आई हैव बीन टेकन, मतलब मेरे आसपास के लोग मुझे सीरियसली तब लेने लग गए व्हेन आई बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एंड वो कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स स्टक विद मी एंड इट हैज बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. तो मैं जितना भी चाहूँ मैं काम से नहीं भाग सकती. और ऑल्सो बिकॉज आई बिलीव, सौम्या खान के साथ जब मैंने ये पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने बोला था कि वो शी थिंक्स वर्क इज़ अ रिलीजन. आई लिव बाय इट. आई एम नॉट अ बिग बिलीवर इन गॉड, बट आई रियली बिलीव कि वर्क सर्व्स यू राइट. जितना आप अपने काम में मेहनत डालोगे, it's the only thing that gives you back. Yes. And doesn't ask, मतलब obviously it consumes you, but it also gives you back in the most honest way possible. और मुझे आज तक मेरी ज़िंदगी में काम से ज़्यादा किसी भी चीज़ ने सस्टेन नहीं किया. तो आई थिंक इसलिए मतलब आई थिंक दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. तो मैं शायद इससे डील नहीं कर रही हूँ, बट आई थिंक आई एम लेटिंग, वो नहीं होता दलदल में फंसती जा रही हो ना जो but it's good also. वो जो अभी you mentioned ना financial independence और stability की बात. My mother called me अभी कुछ दिन पहले ही, और सारी चीजें, I wrote a post on Twitter. I told you about it. उसमें मैं बता देती हूँ थोड़ा सा context कि even after establishing myself in so many ways, I just need to keep proving myself. ये चीज मुझे बहुत परेशान करती है. लोग मेरे पास आ रहे हैं, I have a certain kind of exposure, that's why people are coming. And when जहाँ भी पैसे की बात होने लगती है, it becomes very uncomfortable. मैं आज से 6-7 साल पहले की बात बताऊँ, जब मैं बिल्कुल नहीं थी, fresh out of college, working, पहली दूसरी जॉब कर रही हूँ, और दुनिया की समझनी, चीज़ों की समझनी, लेकिन एक पैशन है कि मैं स्टेज पर जाकर बस अपनी कहानी सुनाऊंगी. स्पोकन वर्ड पोइट्री करती थी, परफॉर्मेंस करती थी, बड़ा अच्छा लगता था. आखिरी सिगरेट, हाँ, आधी सिगरेट, सॉरी आखिरी ओके आधी सिगरेट. उसको देख के मैं थोड़ी ऐसे घबरा जाती हूँ, वो वीडियो में दोबारा नहीं चला पाती. मेरे सामने मेरे कुछ दोस्तों ने ऐसे उसको चला दी, मैंने कहा मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ. सो बट मैं उस टाइम की बात याद कर रही हूँ कि मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाती थी. मैंने कहा क्या थी मैं, कुछ भी नहीं. आई वाज जस्ट लर्निंग, बट हाँ, आई वाज पैशनेट, डूइंग इट, इम्प्रूविंग. लेकिन तब भी कोई ऐसी जगह नहीं होती. आई वाज वेरी फर्म एट दिस थिंग कि नहीं, इफ आई एम डूइंग समथिंग, यू पे मी. और वो ऐसे चीजें चलती गई कि हाँ, मेरी सैलरी से ज्यादा मैं इवेंट्स महीने में करके मैं उससे कमा लेती थी. मुझे इसलिए पता ही नहीं चलता था आधे टाइम. तो वो भी एक गलती की मैंने, उसका एक अलग पूरा रोना है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था. मैंने कहा हाँ यार, अगर आपको 3-4-5 हजार, इवन 2017-18 में मैं कॉलेज में जा रही हूँ, वहाँ पे आधे घंटे के परफॉर्मेंस के लिए गिविंग मी 21,000 रुपीज. मैंने कहा आज दुनिया बढ़ रही है, हम कहाँ जीडीपी, भारत में जीडीपी बढ़ रही है और ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और पता नहीं हम क्या क्या, नहीं पैसे नहीं दे रहे हैं ये. सो मैंने उस पर्टिकुलर चीज पर वो पोस्ट लिखी थी कि प्लीज डू नॉट कम. अगर इफ यू डोंट हैव मुझे मत बताइए, आप इतने बड़े बड़े इवेंट्स करें, आप मुझे मत बताइए कि आपके पास बजट नहीं है. और मेरी सौम्या, तो आपसे भी ये सारे चीज को लेकर बात हुई है, तो उससे रिलेटेड जब मैंने अपने दिल की भड़ास निकाली, मेरी माँ का कॉल आता है. और फिर तो चाहे दुनिया जो कहे जो ना कहे, आपकी मॉम से वाह क्या पोस्ट लिखी है, बिल्कुल सही, फ्री में कोई काम नहीं करना, कुछ भी हो जाए,
एंड शी वाज लाइक मोटिवेटिंग कि मी इस तरह से कि यू जस्ट डिड द राइट थिंग, और विमेन एट लेजर और ये हम बात कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता मेरी माँ को ही समझ में भी आता है। उनसे तो अगर बैठने के लिए कह दे तो वो और उड़, उनका उनका कोई एम्बिशन नहीं है और वो भागे जा रही हैं। एम्बिशन हम बड़े बड़े टर्म्स में इस्तेमाल कर देते हैं ना कि अभी लाइफ में कुछ करना है, एंड सी नाउ शी थिंक्स कि अगर मैं कुछ कर ली होती और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती तो मैं अपने आप को कितना एम्पावर्ड फील करती, एंड शी डजंट वांट दिस फॉर हर डॉटर्स कि वो ऐसा कभी फील करें। कि कुछ भी हो, पैसा सर्वोपरि है, इट्स सो इम्पोर्टेंट, अर्न योर लिविंग इवन इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस। जहाँ मैं शुरू में कुछ पुश कर देती हूँ तुम्हें आगे का खुद करना है, आई विल बी हैप्पी टू डन, मैंने पैसे जोड़ रखे हैं। सो इतनी सी चीजें कह देना समवन हु अपने आप कहीं से भी, जहाँ से उन्होंने मे बी घर खर्च के लिए चीजें उठाई या फिर रेंट से उन्होंने जो आता है किराया उससे उन्होंने सब इकट्ठा कर रखा है कि इफ इन केस माय किड्स नीड दिस मनी मैं दे दूंगी खुशी खुशी। तो दैट मेड मी फील, मैंने कहा सारी चीजें साइड में, अभी अगर कोई मुझसे कहता है, मेरी माँ ने कह दिया है you cannot do things like that for free, just ask for it because I know I'm going to add value to it। तो मैं बड़ा मजा आया उस दिन वो बात करके, and I tried आप एक एक कॉन्वर्सेशन करके you get closer। आज इस टाइम पर at this age I think I have never been this closer to my mother। अब पहले समझ में नहीं आता पर अभी मुझे सारी चीजें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे, वो सारे वो पीसेस ऑफ पजल जो आपको ऐसे आपका दिमाग कंफ्यूज रखते हैं, आपको समझ में नहीं आता। नाउ एवरीथिंग इज अपनी जगह पे आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। Auntie is right. यस She's absolutely right. And moms are always right? दे आर, हमें भले पहले ना लगे। आपका कैसा, मतलब how was your relationship with auntie? शुरुआत में तो वही होता है ना, जब आपके टीनेज ईयर्स चल रहे होते हैं और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप एक तरह से हमेशा एक रिबेलियन में रहते हैं। मेरी माँ अगर मेरी चोटी ऐसे बना रही है एकदम तेल वेल लगा के तो मेरे को उसमें गुस्सा आता है, और फिर मेरे को तो कंघी उधर सिर पे पड़ती थी जोरदार तरीके से, तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आता है ये क्या हो रहा है, और हर चीज की रोका टोकी जो भी वो बता रहे हैं उनसे उलट करना, खासकर माँ जो बता रही है उससे उलट करना। आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, शी जस्ट सेड मुझे ना तेरी नोज पिन नहीं पसंद है। उनको कुछ 2-4 चीजें वो कभी कभार कह देती है आजकल, पहले तो बहुत कहती थी, आजकल वो बहुत कम हो गया है। मतलब शी जस्ट सेज 2 या 3 चीजें कि हाँ मुझे ऐसा पसंद नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी, मुझे पसंद नहीं है तो तुम देख लेना। That is the perfect blackmail। अगर ये सोचोगे तो मॉम से हाँ बेटा बाकी तो तुम्हारी मर्जी हो, देख लो, अच्छा होता है तो कर लो। इसी तरह से तो पता नहीं मैंने उतार दी, वो कोई डर नहीं था पहले, लेकिन जब आई थिंक आई वाज 15, 16, 17 या इवन मैं कॉलेज में जब थी, हर बात में आपको इंटरवेंशन आपको खराब लगता है। और आप, ऐसा भी हुआ है बहुत बहुत लंबे समय तक मेरी बातचीत बंद हो गई, मैं समझ ही नहीं पा रही थी, मेरे अपने दुख दर्द थे कि हाँ ये लोग मुझे समझते नहीं हैं, और माँ को लगता था कि ये बच्चे तो हाथ से निकले जा रहे हैं। तो इस तरह का जो जनरल चीजें, मतलब मुझे लगता है ये हर घर में, बहुत घरों में ये पता नहीं यार, टीनेज ब्लड भी तो चीज है ना ये वाला। यस हाँ भाई रिबेलियन है, मम्मी बोल रही है ठीक है, बट अपने मन की कर फ्री वर्ड। यस, तो वही था। लेकिन अभी धीरे धीरे आके वो क्या चीजें हो गई हैं, पहले आप बहुत गलत समझते हो, आपको लगता है आपकी जितनी समस्याएं, मैंने बहुत लंबे समय तक कि कहीं ना कहीं आपका बचपन है, और उस तरह से हमें वो सारी चीजें बताई भी जा रही थी, और होता भी है, मैं नहीं कह रही इट्स नॉट। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ सच में इतनी सारी चीजें हुई हैं जहाँ उनसे उबरना बहुत मुश्किल है। तो मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकती कि इट हैपेंस और इट डज, अपनी आई कैन जस्ट टेल माई स्टोरी और व्हाट आई फील नाउ आई एम एबल टू चेरिश दिस थिंग कि माई पेरेंट्स, स्पेशली माई मदर, शी हैज इवॉल्व्ड अ लॉट। वो जहाँ से हम लोग जिस जगह से आते हैं वहां पर वो चीजें, वो सोच में इतना बड़ा बदलाव, सपोर्टिंग मी लाइक एनीथिंग। आई टोल्ड यू, हम शायद बात भी कर रहे थे, हाँ। मैंने जब नौकरी छोड़ी और मैं यूट्यूबर तो नहीं बट हाँ यूट्यूब पर कुछ कंटेंट बनाने लगी थी, एंड
आई डोंट नो फ्रॉम वेयर माई मदर इज लाइक, वो पीछे बैकग्राउंड में बैठे बैठे, आजकल फोन तो ऐसे ऐसे चला देती है और हमको डांटती पूरा टाइम बोल, और वो आराम से मतलब काम धाम करके, उनका लेजर टाइम अभी ना सोशल मीडिया हो गया है, फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, और व्हाट डज शी डू, मुझे खोजती रहेंगी पूरा टाइम, और 50 चीजें उन्होंने, अच्छा तुम्हारे तो 100K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ये तुम्हारा सिल्वर बटन अभी तक क्यों नहीं आया है, ये आंटी को यूट्यूब वालों का नंबर दे दी। पता नहीं, मुझे कहती है मेरे पास ये तुम्हें दिखता है कि कितने कितने व्यूज, मैंने कहा उसको यूट्यूब एनालिटिक्स कहते हैं, कि नहीं वो मेरे पास नहीं, लेकिन मुझे सब पता है, तू अगर ये डालती है तो ये ज्यादा चलता है, ये डालती है तो ये ज्यादा नहीं चलता। मैंने कहा ये क्या बोल, उनको इंटरेस्ट आ रहा है अभी, और उनको लग रहा है कि मेरी बेटी कुछ कर रही है, अपने अपने बलबूते कुछ करना चाहती है। इवन व्हेन आई वाज लीविंग माय जॉब, आई वाज रियली अफ्रेड कि क्या रिएक्शन होगा घर वालों का भी, चीज़ें हो रही हैं, आई एम हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फाइनेंशियल लेवल पर भी, तो अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा ऐसा जैसा चलता आ रहा है। बट द वे दे रिएक्टेड टू दिस एंटायर थिंग, उसने मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया, मैंने कहा नहीं ठीक है। कितने आईपीज होस्ट किए थे? एवरी अदर शो दैट वाज, मैं ऐसे लिख के दूँ, बहुत लंबी लिस्ट है। सो क्यूरियस इज कि हम जब मैं जब जर्नलिज्म पढ़ रही थी तो हमारे पास एक न्यूज़ रूम सेटअप था, और वो ना बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स उसको रेंट भी करते थे। तो ये समझ में आता है कि न्यूज़ रूम से बड़े चैनल का क्या चल रहा है, और आजकल तो भाई येलो जर्नलिज्म और ये सब, इट्स जस्ट अनदर स्टोरी। तो व्हाट, मतलब माय क्वेश्चन इज कि हाउ डज से इन अ पब्लिकेशन लाइक ललन टॉप, वहाँ पे वो कियोस्क कैसे दिखता है? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई पीछे से चल के जा रहे हैं और फिर वो न्यूज़ भी डिलीवर हो रही है और नॉइज भी नहीं आ रही है। मैं कहा ये क्या चल रहा है बैकग्राउंड में? हाँ, हमें भी Very समझ में नहीं आता distracting था कि इतना कैओस होने के बावजूद सारी चीजें हमेशा हो ही जाती थी, और उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज, बहुत, एक कोई इधर से चिल्ला रहा है, कोई उधर से चिल्ला रहा है, और पूरा मूवमेंट है। लेकिन मुझे याद है कि एक बारी ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने नीचे ही स्टूडियो, मतलब वहाँ पर हम जो रेगुलर न्यूज़ वीडियोस बनते थे, वो जहाँ हमारा ऑफिस था, लोग सब बैठते थे वहीं पर शूट करने लगे थे। अब मैं जब आती हूँ, मेरी आवाज है तेज, मैं बोलती हूँ तेज, मेरे से अगर कोई ऐसे कहता मेरा दम घुट जाएगा। दिस द सेम थिंग इज विद माय मदर, कि मैं कैसे बोलूँ, ये मुझे चुप कराते रहते, मेरा तो दम घुट जाएगा। मेरा इसका मैं कुछ कर नहीं सकती। तो मेरा एक कलीग था, उसको वो लिख रहा था, अब लिखने में मैं आई अंडरस्टैंड, मैं प्रॉब्लम होती है जब आप कोई आपके सिर पे बोल रहा हो बहुत, और आप लिख रहे हो कोई चीज, यू क्रिएटिंग समथिंग, किसी चीज का सृजन हो रहा है वहां पर, और कोई बहुत अच्छा सा साहित्यिक आर्टिकल लिख रहा था वो। उसने मुझसे कहा, दिव्यांशी तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल, थोड़ा कम बोल लो, माइक है यार यहाँ पे थोड़ा। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले तो मैं उससे ऐसे अपने डिफेंस में उससे लड़ी थी, मैंने कहा नहीं यार मेरी आवाज़ ही ऐसी, और इन्होंने सेटअप फिर क्यों लगा दिया है यहाँ पे, हमने तो नहीं कहा था, हम तो स्टूडियो में थे, और फिर एक तरह से, लेकिन फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा नहीं मुझे समझ में आ रहा है, मैं ऐसे बहुत धीरे धीरे बोलने की कोशिश की, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे मुझसे नहीं हुआ, मैं फिर उसी स्पीड में बोलना स्टार्ट हो गई। सो कहने का मतलब ये है, बहुत चैलेंजेस आते थे इधर उधर, छोटे मोटे, छोटे से लेकर बड़े, कभी कोई ऐसा भी नहीं होता, वो एक वहाँ पे पाथवे भी था, लोग वहाँ से जा ही रहे हैं निकल निकल के, कभी कोई आ रहा है कोई, लेकिन इस कैओस के बावजूद सारी चीजें हो जाती थी, क्योंकि वो करनी ही थी। दैट वाज इट, कि अभी ये शो इस समय पर जाना है तो जाना ही है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू डू इट। सो मजेदार था, और मैं तो क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से भी नहीं थी, तो शुरू में तो मुझे घर से वीडियोस बनानी पड़ी थी। हमने बहुत लंबा समय, कोरोना उस टाइम पर आया हुआ था, और मैं कोरोना के दौरान ही आई जॉइंट, और क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं वहाँ पर फ़ोन पे पूछ रही हूँ, मेरे मैनेजर थे, उनसे मुझे क्या करना है, आप डिलिवरेबल्स क्या हैं आज के, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। कहते हैं डिलिवरेबल्स तो कुछ नहीं होते बस कर लो। मैं बस कर लो, मैं क्या करूँ? तो बट दैट थिंग टॉट मी समथिंग, कि अब मैं
लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ ऑलरेडी, मैं पूछ रही हूँ और जाके बात कर रही हूँ। मैं बहुत कमज़ोर पक्ष है मेरा ये कि मैं बात करती हूँ। मैं अभी भी आई डोंट नो, अभी मैं किसी और से भी कोई कॉन्वर्सेशन करती हूँ और वहाँ पर शी सेड कि मैं इंटरनली इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन ये एक्सट्रोवर्जन मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है। मैंने कहा हाँ हाँ, आई 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 टोटली रिलेट टू दिस। तो वही होता था, लेकिन उससे ये भी हुआ, मैंने काम सीखा और जो काम करने के लिए मैं लाई गई थी उसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ें। क्राइसिस वाली सिचुएशन के दौरान मुझसे एक एंकर करवा लिया गया, एक वीडियो 23, 24, 25 वीडियो एक दिन में करने वाली मैं, लाइक 1 साल बाद उस दिन पहली बारी एक वीडियो करने में उसकी स्क्रिप्ट ऐसे पूरी सब समेटने की कोशिश कर रही हूँ, सब समानी। मैंने कहा ऐसे होना है, बिल्कुल परफेक्टली करना पड़ेगा। मैंने पूरा दिन लगा लिया उस 5 मिनट की वीडियो में। लेकिन हाँ, शुरुआत में तो ऐसे ही होता है। और बीच में ना मुझे वो गूगल ड्राइव पर पड़ी हुई मिल गई थी, अपनी पहली वीडियो। ओ हो, मैंने कहा भगा दो उसको नहीं। अरे नहीं यार, यू वर वेरी गुड यार। अरे मेरी इतनी श्रिल मतलब अभी तो मैं ऐसे तेज तो बोलती हूँ, वो तो है ही, लेकिन उस टाइम बहुत ऐसी पैनिया मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी। मुझे कहा नहीं ठीक है। पता है व्हाट्स माय फेवरेट वीडियो, हाँ। व्हाट्स माय सॉरी माइक, व्हाट्स माय फेवरेट वीडियो ऑफ यू, एक में जिसमें आप किम जोंग उन के बारे में बात करेंगे, वो क्या पास है, क्या कहते हैं, ओके सो वो here अब you're talking about a dictator, okay, and then you're so serious about it and it's funny, no, you're delivering that entire monologue and वो सब funny है। जो क्या खाते क्या करते हैं, मैंने कहा how can you keep a straight face when you're delivering all of that, and it was just so good। मैंने कहा ये तो कॉमेडी पीस हो सकता है, it could be a part of stand up, it was that funny। यस आई मुझे ना समझ में नहीं आता था वो शुरुआत के दौरान, मुझे आधे टाइम समझ में नहीं आ रहा अभी ना इसको कैसे करके करूँ। तो मैं कोशिश करती रहती थी अलग अलग तरीके से करने की, लेकिन वो जो न्यूज़ वाली चीज़ होती है, मुझे माइनस ड्रामा, मेरा जो स्टाइल या लोगों को भी जो चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे चीखा चिल्ली नहीं करती थी। शुरुआत में तो की होगी, क्योंकि वो तब तो पता ही नहीं था। लेकिन बाद के लास्ट के 2 साल मैं बहुत आराम से सारी चीज़ें करने लगी थी। वो ग्राफ जो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का गया, वो मुझे खुद कभी-कभी मैं कभी-कभी खुद अपनी वीडियो देख के मैंने कहा वाह! ये बहुत अच्छा बोली है। मैं खुद सही अपना में मतलब this video that I'm talking about was also very और मैं मतलब I was like my God, she's so confident, and it's not easy to deliver news यार, मतलब पूरा सारा सेटअप भी चल रहा होता है, and to do all of that it takes a lot of guts and आदत हो गई थी, है ना। बट थैंक यू। अरे you were also telling me about ये उत्तराखंड का टूर किया था ना while you were working, how was that like? And हाँ, इट वाज माय फर्स्ट रिपोर्टिंग असाइनमेंट आई गेस। उससे पहले मैं ऐसे ही 2-4 इवेंट्स कवर करने इधर-उधर कहीं भोपाल गई थी या बनारस गई थी। और हमेशा इट वाज ऑलवेज लाइक दिस कि आपको, मुझे लगता है उसके बाद मैं सरोजनी 2-4 बार गई होंगी। मैं सरोजनी मार्केट में थी और उधर से वीडियो कॉल आ रही है। एवरीवन वाज सिटिंग देयर कि अभी चुनाव यात्रा का मीटिंग। मेरे को क्यों कॉल करें, मुझे तो जाना भी नहीं है। आपको नहीं बताया गया उत्तराखंड के लिए तैयारी कर लीजिए, आप उत्तराखंड जा रही हैं। बाजार आप छोड़ो। मैंने उसी टाइम पर आई जस्ट क्या करूंगी, मुझे सबसे ज्यादा मैं ऐसे रैंडम ट्रिप्स पे बिल्कुल जो एक दिन पहले बताया गया, और ऊपर से वो चुनाव यात्रा है, वो इट्स नॉट लाइक अब मैं फन ट्रिप करने जा रही हूँ, कोई वेकेशन है तो मैं उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाऊंगी अगर कुछ नहीं भी होगा। वहाँ आपको एकदम सारी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, और वी आर गोइंग देयर फॉर 18 डेज, और आपको पूरा उत्तराखंड घूमना है। और पहली तो मैं एकदम घबरा गई, और मैं आई डोंट नो, आई कॉल्ड समवन कि ऐसे ऐसे हो गया है। एंग्जाइटी इतनी हो रही थी उस टाइम में। मैंने कहा मेरी हेल्प करो, मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं लिटरली आई कॉल्ड वन ऑफ माई कलीग्स उसके बाद, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं मना कर रही हूँ उनसे। नहीं मना करने का तो कोई मतलब यहाँ कोई स्कोप नहीं है मना करने का। जाओ हो जाएगा। मैं कहा सब झूठ बोलते, हो जाएगा, हालत तो मेरी खराब हो रही है ना। घबराते घबराते मैंने अपना जो शॉपिंग प्लान था, जो मैं मस्ती से शॉपिंग कर रही थी, मैंने कहा यहीं से 2-4 जैकेट्स उठा लेते क्योंकि ठंड वहाँ बहुत होने वाली है। आई डिड दैट, आई हैड नो अदर ऑप्शन, टाइम भी नहीं था।
और उसके बाद जो थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी वो की। और तैयारी करने पे जब मैं एक बार बैठती हूँ तो मैं प्रॉपर कर लेती हूँ सारे डिस्ट्रिक्ट्स, हमको कहाँ कहाँ जाना होगा, सारी चीज़ें वो मैं बढ़िया से कर लेती हूँ। आई रिमेम्बर कि आई सेंड द डॉक्यूमेंट जो प्लान होता है पूरी यात्रा का, तो वो मैंने भेजा था और उस पे बिना कोई ऑब्जेक्शन के वो एकदम पास हो गया था। हाँ ठीक है, गुड, गो। मैंने कहा ठीक है, फाइन। और हम जा रहे हैं, आई थिंक इट वाज जनवरी 2022। तो ऐसे ही सबसे पहले रुड़की, उसके बाद हरिद्वार, देहरादून, और हम यहाँ कौन सा एरिया था, देर आर 2 सेगमेंट्स में उत्तराखंड में भूल, गढ़वाल एंड कुमाऊं। कुमाऊं, यस। तो हमने स्टार्ट किया था गढ़वाल से और फिर हम कुमाऊं से निकलते हुए आ गए थे। और बीच में फिर मुझे एक और प्रोजेक्ट आ गया था कि अभी यूपी चुनाव यात्रा के दौरान एक स्पॉन्सर्ड वो आ रहा है, उसमें मीशो के साथ किया था आई गेस। वहाँ पे 5-6 शहर घूमने थे, तो मैं वहाँ उधर भी हो गई थी। कहा ठीक है, बट हाँ, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस उत्तराखंड का। स्पेशली पहली बात तो मुझे घूमने को मिल गया, मुझे उसमें बहुत मज़ा आया। लेकिन जो रोज़ की एंजाइटी थी कि आज इतनी वीडियोस बनानी है और आज आपको, स्पेशली जब हम उत्तराखंड में पॉलिटिक्स की बात करने जाते थे तो वो यूपी जैसा नहीं होता है, या फिर वो और बिहार जैसा नहीं होगा। वो मैं क्या ही कहूँ, जो मेरे को एक चीज समझ में आई, वहां पर लोग हैं बट दिस इज नॉट द काइंड ऑफ, हमसे शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था कि उस तरह की बहुत सारी चुनाव यात्रा थी, लेकिन उसमें हम और कल्चरल चीजें भी कवर कर रहे थे इधर उधर की। तो धीरे धीरे करके उसमें फिर मुझे मजा आने लगा था कि हाँ, अभी मैं बर्तन के जो जो पहाड़ी बर्तन हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। इवन आई वाज, मैं वहाँ पर व्हाट इज दैट, अल्मोड़ा में एक देयर वाज दिस शॉप, वहाँ पर जो पारंपरिक पहाड़ी परिधान है वो पहन के खुद बैठी हूँ, चुनरी पहन के मैं बैठी हुई हूँ और इवन गहने, तो ये सारी चीजें कर रही थी। और मुझे एक चीज समझ में आई, ये चीजें करने में मुझे पूरा मजा आता है। इवन आई डिड दैट पॉलिटिकल वीडियोस भी करी, बट मुझे पता नहीं, मेरे अंदर से ना वो ऐसा लगता है एक मैं ड्रामा कर रही हूँ, वो मेरा पूरा मन नहीं है उसे करने में। बट सिंस इट वाज माय जॉब एंड आई एम गुड एट माय जॉब, तो वो मैं उस लिहाज से करूंगी। लेकिन जिसमें मुझे मजा आ रहा था वो ये वाली वीडियोस करने में आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा था अगर मैं ये कर सकती तो मैं फिर कोई ट्रैवल व्लॉग भी बना सकती हूँ। और फिर वो आइडिया तब से ऐसे तैर रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। तो इफ समवन वांट्स टू स्पॉन्सर मी प्लीज। होगा तो हाँ, मजेदार था। और एक और इंसिडेंट उसमें आता है जहाँ पर हमें कई जगह ऐसा हुआ जहाँ में उससे पहले सारी फाइनेंसेस की जिम्मेदारी मेरी थी। और ऐसा होता है ना कि आप जब जा रहे हो, तो मैं इतनी ईमानदार हूँ, सारी चीजें सब कुछ करके मैं इतने सारे पैसे बचा लाई, मैंने कहीं खर्च ना हो जाए, पूरा प्रॉपर सारी जगह बिल्कुल अच्छे से एवरीथिंग वाज डन। एंड देन स्टिल मुझे ऐसी खुशी हो रही थी, मैंने कहा ऑफिस में एक आई वाज जस्ट हैप्पी विद कि आई इतने थोड़े से में इतनी सारी चीजें कर ली। ऐसा नहीं था कि कोई मना कर रहा था, इतना वो बजट वाज एलोकेटेड फॉर दैट। लेकिन पता है मेरा अलग फितूर चलता रहता है, वो अलग फितूर, और उन्होंने मुझे सारा दे दिया था। माय कमल जी वाज देयर एंड विजय, यस वी 3 वेंट। लेकिन एक जगह पुरोला की मैं बात करना चाहूंगी, वो बहुत ऊंचाई पर था। आप यहाँ से ऋषिकेश देहरादून से निकलते हैं, मसूरी से निकलते हैं, देन यू गो टू दैट उत्तरकाशी, और वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। तो हम एक सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और इट वाज ड्रिपिंग ऊपर से। मैं अपने बूट्स, इतने भारी भरकम बूट्स पहन के, सारी जैकेट्स, 2-3 जैकेट्स मैंने पहनी हुई थी, वो पहन के, सारा जो वहाँ पे कंबल और रजाई थी उनको ओढ़ के, तब भी इट वाज सो चिली, ठंडा, कि मेरे हाथ पैर काम करने बंद हो गए। वो अकड़ गए। इट वाज जनवरी था। तो वहाँ पे ऑब्वियसली पहाड़ों पे आप इस समय पे जा रहे हो तो हालत होनी थी, और वहाँ पर तो सबसे ज्यादा हालत खराब हुई। लेकिन थैंकफुली वहाँ पर एक ही दिन रुकना था, और ऐसे कभी भी कुछ भी रैंडम हो जाता था। आई इंटरव्यूड जुबीन नौटियाल, उनके पिताजी वहाँ से चक्राता से चुनाव लड़ रहे थे। तो पता चला अब रिपोर्टर्स का क्या है, जो मिल जाए वहाँ पे
उनका इंटरव्यू कर लो। और मेरे पास, मैंने कहा, कमल जी जो मेरे साथ गए थे वो कहते हैं कि हाँ देवांशी ये है और तुमने से सवाल, मैंने कहा सवाल दीजिए मुझे, मैं क्या करूं, मेरे कुछ नहीं। हम उधर सवाल एकदम तैयार किए मैंने, और पता नहीं क्या होता है, पहले मैं बहुत घबराती हूँ और मुझे लगता है सभी के साथ होता है, जब when you are in that zone जब आप कर रहे होते हो और वो पूरी पब्लिक बैठी हुई है। दैट वाज माय फर्स्ट वन ऑन वन इंटरव्यू। उससे पहले मैं सारे जूम पर कर रही थी बिकॉज कोरोना, बिकॉज अ लॉट ऑफ गेस्ट वर नॉट कमिंग टू द स्टूडियो, हम भी बहुत कम जा रहे थे, घर से ही हो रहा था सारा काम। तो वहां पर फर्स्ट वन ऑन वन इंटरेक्शन, और फर्स्ट वन ऑन वन इंटरेक्शन में भी आपके सामने जनता बैठी है पूरी। मैंने कहा ये क्या हो गया, लेकिन और वो भारी माइक था और एक माइक था, वी डिडंट इवन हैव दीज माइक्स, ये बहुत अचानक था, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं अपनी कोहनी ऐसे लगा के, क्योंकि हाथ में दर्द हो जा रहा था, वो करते हुए आई डिड हाफ एन आवर का वो इंटरव्यू विदाउट सारी तैयारी, वो कार में आधे घंटे में करने के बाद। बट इन चीज़ों से होता है, इससे आपको मिलता है कॉन्फिडेंस कि आप ये भी कर सकते हो। सही बात है। सो दैट एंटायर टूर, इट, बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई जैसा हम करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होगी जिन्हें करने का कोई प्लान नहीं था। और वो जो चीज़ें जो बिना प्लान की जाती हैं और वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, वो आपको देती हैं दुनिया भर का कॉन्फिडेंस। तो हाँ, कुछ कुछ वीडियोस ऐसे कैजुअल, BTS सो फनी, सो नाइस। उस समय हम ऐसे, मेरे कहा ये क्या हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, घबराहट, डर, परेशानी। और उसके बाद व्हेन यू लुक बैक you find okay stories, Yeah, 1,000 memories. yes, memories। तो मजेदार था, अभी मुझे याद करके ऐसे मैं पीछे पहुंच के, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई डिड वन इंटरव्यू विद नैना चौधरी, ब्रेक थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन जो जेंडर बेस्ड एजुकेशन और इन सारी चीज़ों में है, तो उनके साथ बहुत इंटरैक्टिव और अच्छा इंटरव्यू हुआ था। एंड आई ऑल्सो डिड वन इंटरव्यू विद शिव खेड़ा। शिव खेड़ा को पिताजी, एक दैनिक जागरण आता था घर में, और उसमें जोश करके एक वो करियर रिलेटेड न्यूज़पेपर आता था, आई थिंक वो संडे, वेंसडे या थर्सडे को आता था, तो उसमें हमेशा कोई आर्टिकल होता था शिव खेड़ा का। तो माय फादर वाज वेरी कीन कि हाँ ये बहुत अच्छा होता है, वो मुझे कभी कभी उनकी कटिंग्स भी देते थे और ये सारी चीज़ें ऐसे मोटिवेशन से भरा हुआ और इस करियर और सारी चीज़ें। तो फाइनली आई गॉट टू इंटरव्यू हिम यहाँ पर ललन टॉप में मैंने किया, और उन्होंने अपनी किताबें दी थी, तो वो मैंने पिताजी को दे दी। मैंने कहा हाँ, तो माय फादर वाज हैप्पी व्हेन आई डिड दैट। और ऊपर से आई वंस अनिल कपूर का मैंने इंटरव्यू किया था, बहुत इनिशियली, घर से जाके, ऑफिस के बाद घर जाके जूम पे इंटरव्यू करी, इतना गंदा कैमरा, इतनी अजीब सी चीज़ें, बट अभी मजबूर। रफ्तार का इंटरव्यू मैंने किया था, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं था, बट हाँ, ही सेड वन थिंग, पहले रोक के मैं स्टार्ट करने वाली थी, यू साउंड लाइक दैट दूरदर्शन एंकर। मैं ये कहना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा थैंक यू। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट ही लगता था, क्योंकि अभी पूरे मीडिया में यू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग, और काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं उस लीग में शामिल नहीं हूँ। अब मैं जो भी हूँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं किया, या फिर दिस इज हु आई एम, बट आई लाइक इट। एक्चुअली ये आपको बहुत डिफरेंट भी बनाता है बाकी सबसे। और मुझे भी आपके बारे में ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि जैसे आप बोलते हो ना, यू कैन होल्ड अ स्टैंस। और वही मैं बोल रही थी ना, वो कि मतलब वापस हम गुने से कोट पुराने वीडियोस, बट स्टिल हर कितने सीरियसनेस से आप, मतलब कितना स्ट्रेट फेस रखकर आप कितनी सीरियस इंफॉर्मेशन भी बस डिसेमिनेट कर सकते हो विदाउट एन इमोशन। बिकॉज जर्नलिज्म में हमें यही सिखाया जाता था ना कि यू डोंट हैव टू लाइक, यू डोंट सेंसेशनलाइज कि पता है वहाँ पे बम गिरा, फिर ये हुआ और ये हुआ और इसने ये बोला। इट हैज टू बी लाइक वेरी न्यूट्रल, एंड आई थिंक यू हैव दैट। तो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। धन्यवाद। तो एंड इवन आई वाज सेइंग, मैं अभी शायद किसी से बात ही कर रही थी और बात हो रही थी द होल मीडिया थिंग और फ्रेंजी, मैं आई वुड कॉल इट दैट, कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, सेंसेशनलिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें क्या लाया जा सकता है या क्या बेहतर किया जा सकता है। इफ आई हैव टू रिवाइव इट ऑन माई लेवल, I would bring in more sensitivity to the way
the news is delivered or to the way anything is happening, even the reporting. मैं इस चीज़ की इतनी कमी महसूस करती हूँ. इमोशन वो नहीं कि आप अपनी भावनाओं को बह के और आप उस चीज़ से ही अलग हो जाएं, लेकिन इमोशन उस जगह पर सेंसिटिविटी या फिर आई वुड से एम्पैथी थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाए हाँ वहाँ पर. आई रिमेम्बर गोइंग टू मणिपुर जिस समय वो वीडियो वायरल हुई थी जहाँ 2 महिलाएं देवर परेडेड नेकेड, और जिस तरह की चीज़ें मणिपुर में चल रही थी, जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट था वहाँ पर, हम ऐसे ऐसे लोगों से मिले, सर्वाइवर्स से मिले, जिन्होंने क्राइम अगेंस्ट वुमेन उस किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी वॉर में सबसे ज़्यादा संख्या में या सबसे ज़्यादा आई वुड से जिस वुमेन, औरतें, उनके साथ जो जो चीज़ें at the receiving end. यस एट द रिसीविंग एंड डेफिनेटली. तो हम महिलाओं से बात करते हैं जिनके साथ वायलेंस हुई, सेक्सुअल वायलेंस भी हुई, और मुझे जो सबसे चीज़ खराब लग रही थी, they send me because I'm sensitive enough to deal with this information. That was the thing they said जब मुझे भेजने से पहले कि बहुत सेंसिटिव मैटर है, बहुत सारी चीज़ें, and I think you'll be able to go there and you'll be able to do this. बहुत डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, लेकिन वहाँ पर जाके जो सबसे ख़राब चीज़ मुझे ये लगती है जिस तरह से उसकी मीडिया कवरेज हो रही थी. मीडिया कवरेज तो थी ही नहीं, और जो भी थोड़ी बहुत हो रही थी, आप एक किसी इंसान को जो ट्रॉमेटाइज्ड है, जिसके साथ कुछ घटना हुई है, आप उससे ये नहीं पूछ रहे हाउ आर यू, आप ठीक हो, कैसे हो, आप थोड़ा सा तो, आप बैठे हुए हो, आप थोड़ा सा तो उनसे बात, हाँ आपका इस पे क्या स्टैंड है, क्या सरकार कर रही है, 1 मिनट, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, आई अंडरस्टैंड सब चीज़ें, लेकिन वो जो ह्यूमन एलिमेंट है, वो जो एक कनेक्शन है जो आप किसी के साथ बैठकर बनाते हैं, मुझे लगता है अगर मुझसे कोई बात करता है तो वो बार बार ये कहता है कि वी फील समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि सुना जा रहा है और कंफर्टेबल हैं बात करने में. आप सामने वाले को कंफर्टेबल ही नहीं कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट कि हाँ हमारे पास, हमें बस बाइट मिल जाए. हाँ बाइट मिल जाए, हमें स्टोरी चाहिए, हम पूरी कर लेंगे क्या. और मैं पता नहीं, आई वॉज सो फ्यूरियस. आई सेड अगर ये जर्नलिज्म होता है तो नहीं करना मुझे जर्नलिज्म. अगर आप ये चीज़ नहीं समझ सकते और आपको हार्ड लाइन सो कॉल्ड, पता नहीं फैक्ट्स भी कितने चेंज होते हैं, हर नई इन्फॉर्मेशन और नई कहानी और चीज़ें, वो एक अलग डिबेट है ऑल टुगेदर. बट दैट एम्पैथी एलिमेंट, इफ आई हैव टू रिवाइव इट, इफ आई गेट द चांस, और इफ आई गो इनटू दिस फील्ड पूरे तरह से, आई वांट टू डू दिस. कि ये जितना हो हल्ला हो रहा है, एटलीस्ट उसमें थोड़ी ये सेंसिटिविटी तो आई, ये एलिमेंट तो आई, एम्पैथी तो आए, और रिपोर्टिंग करने की का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव तो आए. वल्चर्स बन के आप, हाँ ऑब्वियसली यू गेट द TRPs, यू गेट द व्यूज, बिजनेस वैसा चल रहा है, लेकिन जब तक दिखाने वाले, बार बार यही आर्ग्यूमेंट क्यों दिया जाता है, जो लोग देखना चाहते हैं हम तो वही दिखाते हैं. यू कैन डू सो मच बेटर, यू कैन इवन टीच योर ऑडियंस व्हाट टू वॉच, हाउ टू वॉच, लेकिन इतना एफर्ट कौन लगाए. इजी मनी. और जब इवन मीडिया सैलरीज की बात आती है तो बहुत चुप्पी साथ ली जाती है. सही बात है. आज के डेट में जर्नलिस्ट मतलब क्या क्या जब हम पढ़ रहे थे जर्नलिज्म, तो आई रिमेम्बर मेरे को एक बात बोली गई थी कि तुम पत्रकार बनोगी तो क्या तुम सड़कों पे माइक लेके भटकोगी. मतलब that is supposed to be considered to be the future, right? Like journalists weren't paid well, they're always at the receiving end. You know what happens to journalists whenever they try to do good work. जब ये सब होता है तो, और फिर आज के डेट में जब आप समझ रहे हो कि टीवी पे तो न्यूज, मतलब जर्नलिज्म इज डेड एक तरीके से, और कैसे आगे आने वाले जर्नलिस्ट बनेंगे भी, या फिर मतलब स्टूडेंट्स विल चूज जर्नलिज्म, या वो नहीं होने वाला है. मैं आपको एक बात बताती हूँ, लोगों के दिमाग में जो इमेज है, इवन यंगर जनरेशन, इवन जो स्टूडेंट्स जो अभी जर्नलिज्म पढ़ाई करें, आई रिसीव सो मेनी मैसेजेस, दे वांट टू टॉक. उन्होंने अभी जर्नलिज्म में वो शुरू में आए हैं, करना चाहते हैं, पैशन भी है बहुत लोगों का, लेकिन बहुत सारी सच्चाइयाँ उनको पता ही नहीं है. वो एक जो शो बिज है पूरा का पूरा, उसमें लगता है पर्दे के आगे कोई है, उसको इतने लोग रोज देख रहे हैं, उसके मे बी उसका नाम जान रहे हैं, उसको फेम मिल रहा है, और
एक पर्टिकुलर तरह से वो प्रेजेंट करा है सबको। उसके अलावा भी इतनी सारी चीजें हैं उस फेम, वो खाली वो फेम पेट नहीं भरेगा, वो आपको बहुत लंबे समय तक सरवाइव भी नहीं करवाएगा, बहुत चीजें नहीं होंगी उसके कारण, लेकिन सबको वो बहुत अट्रैक्ट करता है शुरुआत में, एटलीस्ट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जर्नलिस्ट के पीछे नाउ सम वुड से कि इस वजह से बहुत लोगों को वो सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट बन गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एंड इवन समवन वुड से कि हाँ यू, मेरे को, मुझे पता है मेरी सच्चाई क्या है और मैं वो बताना चाहती हूँ, बट सच्चाई तो ये है कि आप सब कुछ इतना ग्रीनर ऑन दैट साइड नहीं है। वो आप फेम खाली सस्टेन नहीं करवा सकता आपको जिंदगी में, और ये बात समझनी भी पड़ेगी। मैं अगर कोई मुझसे एडवाइस मांगेगा ना कि क्या मुझे जर्नलिज्म करना चाहिए, तो मैंने कहा प्लीज चेक द सैलरीज दैट यू विल बी गेटिंग। आपको पीनट्स में काम करवाया जाएगा और इट वोंट बी गुड। आपका सारी चीजें, सारा पैशन, खाली पेट कोई क्रांति नहीं होती। वो बात मुझे बहुत जोर से समझ में आती है। जर्नलिज्म में अगर मीडिया में सैलरीज पर कोई बात हो तब आगे बात चले। कॉर्पोरेट को आप बहुत बुरा कह देते हैं, लेकिन पीपल हु आर वर्किंग देयर, पीपल इन मतलब कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर थिंग, मीडिया से ज्यादा बहुत बहुत कुछ चीजें वहां पर इतने साल काम करने के बाद भी आप वहीं रह जाते हो जहाँ से आपने शुरू किया। तो 10-20%, और हर बार बात ये आती है कि जब पैसे बढ़ाने की बात आती है, बजट नहीं है। बजट कहाँ है? बजट किसी के पास बजट है या नहीं है? न्यूज में इतना पैसा फ्लो कर रहा है, वो पैसा जा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मे बी इतने सारे स्पॉन्सरशिप्स है, सब आई मीन मतलब बिजनेस रन्स लाइक दैट कि बिना अगर वो एक्चुअल में पैसा नहीं होगा तो इतना शो जो आपको दिखता है वो सब नहीं दिख पाएगा। ऊपर के कुछ लोग शायद जिनको वो पैसा जाता होगा, ऐसे भी नहीं है कि वहां पर पैसा किसी को ही नहीं जा रहा। हाँ, तो वेल्थ इक्विटी नहीं है, आई थिंक जो टॉप 1% है, लेकिन जो मेजॉरिटी काम कर रही है, इतने राइटर्स हैं, इतने रिपोर्टर्स हैं, इतने प्रोडक्शन क्रू है, इतना सब कुछ है, वो कितनी कितनी सैलरीज पर काम कर रहे हैं। अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन होने लगी तो बहुत सारे खुलासे हो जाएंगे। बहुत गड़बड़ी है, दिक्कत है। और मैं स्पेशली एक और चीज इसमें कहना चाहती हूँ, यहाँ पर जब ओवरऑल ही ऐसा माहौल है तो फिर आप लड़कियों या इवन विमेन हु आर वर्किंग देयर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। नाउ आई वुड लाइक टू, सब कोई ऐसा नहीं होता कि वो वेरी गुड एट नेगोशिएटिंग देयर सैलरीज। बहुत बारी ऐसा होता है, स्पेशली आई इन माई केस, जब आप ऑलरेडी सेल्फ वर्थ से या बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे होते हो और आपको समझ में नहीं आता, आपको तो लगता है जो आपको मिल रहा है वो बहुत सही है, और जब तक आप आवाज़ उठाते हो और आपको समझ में आने लगता है कि नो, दिस इज नॉट माई वैल्यू, अभी मेरी वैल्यू से मुझे बहुत कम मिल रहा है, तब आप एक ऐसी कैटेगरी में खड़े कर दिए जाते हो जहां पर यू आर लाइक हाँ कि ये तो एकदम अलग है, ये एक रेबल है, ये ऐसी चीज है ना, उसको क्या सुनना है। तो वो इस वजह से भी थी। और महिलाओं के साथ ये होता है कि अभी तो हम बस घर से बाहर काम करने निकले हैं, अभी बहुत सारी, ये हमारे लिए बहुत कुछ है। तो व्हेन इट नाउ आई एम रियलाइजिंग आफ्टर वर्किंग इतने सारे सालों के बाद, मैं ये रियलाइज कर रही हूँ कितना इम्पोर्टेंट है एक लड़की को अपनी वर्थ पता होना। ना, आई नो विमेन, दे वर्क ब्यूटिफुली। आप कोई काम उनको दे रहे हैं, आप उनसे कोई काम करवा रहे हैं, वो काम होगा और अच्छे से होगा। मैं 100% तो कहीं भी नहीं होता है सारी चीजें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द विमेन जिनके साथ मैंने काम किया है, कमाल कमाल कोवर्कर्स, कमाल की चीजें, ऑर्गेनाइजेशन से लेके डिलीवरी, वाओ, वर्क एथिक। वो कहते हैं ना कि अगर किसी काम को कराना है तो किसी लड़की के पास जाओ, और अगर किसी काम के बारे में बात करनी है तो लड़के के पास। आई थिंक इट वाज अ मेरिल स्ट्रीप कोट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट आई थिंक और बात करने वाले तो खाली लीडर्स बनते हैं, तो इसीलिए यू सी कितनी महिलाएं लीडरशिप पोजीशन में। मैं मीडिया की भी बात कर रही हूँ और मैं पूरे कल्चर, वर्क कल्चर की बात भी कर रही हूँ। इसलिए लड़कियों के पास ना पैसा होना बहुत जरूरी है। आई थिंक पैसा इज डिसीजन मेकिंग पावर इज डायरेक्टली मीन्स कि हाउ यू कंट्रोलिंग द नैरेटिव।
और आई थिंक वो पावर कभी रही नहीं। और आपने एकदम सही बोला कि आई थिंक अभी अभी हम घर से ही बाहर निकले तो हमें ये होता है कि भाई हमारी नौकरी ना चले जाए, वी लिव विद Yes, कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर की वी आर सो गाइडेड बाय फियर कि हम constant- कि ये हो जाएगा गलत, वो हो जाएगा गलत, हम निकलते हैं मतलब इमेजिन मतलब हाउ अ बॉयज वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अ गर्ल्स वर्ल्ड। एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो उसे देखना है कि उसके कपड़े ठीक है, फिर वो मेट्रो तक जा रही है, कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, मेट्रो में गई तो ठीक है विमेंस कंपार्टमेंट में ही, क्योंकि वो जनरल कंपार्टमेंट में नहीं जा सकती तो उसे लंबा चल के जाना पड़ेगा। constantly looking over your shoulder, always. और फोन और बैग आगे पहनना पड़ेगा कि जस्ट सिंपल थिंग्स व्हिच मेक्स लाइफ सो डिफिकल्ट। लड़कियां तो इमोशनल भी होती हैं। आप आदमियों के एंगर को इमोशन नहीं कहते, लड़कियों के रोने को इमोशन कह देते हो। Correct. And it has happened a lot with you. You've been called out for just being emotional. Yes, it happened. मैं नहीं रोना नहीं है, यहाँ पे कैसे रो सकते हो। और मेरे साथ कुछ और समस्या अगर मैं चेकअप करवाऊंगी अपना तो मेरा ना कहीं से कोई तार अलग जुड़ा हुआ है। मैं इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं अपने रोने को कैसे एक्सप्लेन करूँ कि इफ मैं कोई ऐसी तस्वीर भी देख लूँ कि जो मतलब है उसके अंदर कोई बात है, मेरे आंसू ऐसे टप टप बहने लगेंगे। मेरे लिए यस मे बी आई फील टू मच, लेकिन वो मुझसे अगर कोई ये कह देना कि रो क्यों रही हो, रोना रोक दो, पर वो ऐसा नहीं हो पाता। वो अच्छी से अच्छी चीज पर हो जाएगा। वेर एवर आई एम फीलिंग, मेरे को थोड़ा सा भी इंटेंसली फील होगा किसी चीज के बारे में, वो ऐसे आंसू आ जाते हैं। But isn't that is it मतलब यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सार ही ये है कि you can feel things। मतलब if you stop feeling things, you stop living life, right? तो पता नहीं मतलब बहुत ही अलग सा स्ट्रेन सा है। लोग कहते हैं कि इमोशंस दबा दो and काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। बट आई थिंक लाइक आई गेट कि इमोशंस आपको रेगुलेट करने आने चाहिए, बट कि just because सप्रेस कर दे। it is difficult for you to see somebody crying doesn't mean that person has to stop crying. तो मैंने सोच लिया है अभी ना, मैं अभी रोने को भी नॉर्मलाइज करूंगी। कैसे? आई वांट टू मेक अ शो। मैं अभी बहुत दिन से स्टेज पर फुल फ्लेजेड तरीके से नहीं गई हूँ, बिट्स एंड पीसेस में मैं जाती हूँ। निफ्राम में भी ओपन माइक्स होते हैं, उनको भी कभी कभी होस्ट कर देती हूँ और थोड़ा बहुत अपना कुछ सुना देती हूँ। लेकिन मैंने अभी तक कोई फुल फ्लेजेड शो नहीं बनाया। दर्शकों, मेरा सिंगल शो आने वाला है। Nice plug-in, good segue. Yes. तो I'll make you cry and you'll not feel ashamed about it। और ऐसा नहीं होगा कि हाँ ठीक है यार, रोना हंसने की तरह ही है, ठीक है, लेकिन हंसना तो नॉर्मलाइज्ड है और रोना बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है सभी को। कॉन्स्टेंटली विद बीइंग विद पीपल, इतना रोती हूँ मैंने कोई यार, मैं कहीं छुप जाऊं। कभी कभी आपको ऐसा हो जाता है कि you're always making other people uncomfortable with your presence, with your being। फिर आप कैसे रहें कहीं पर, कितना मुश्किल है ये करना। उनका मैं समझाऊंगी, अब मैं बात ही कर सकती हूँ उसके बारे में। बता देंगे तार वार तो इधर उधर मैं तो देखना चाहती हूँ कि मैं सबके टसुए निकल रही हूँ। That would be so fun. मुझे एक ही अभी रिसेंटली हमारे ओपन माइक में ही एक व्यक्ति आए, उन्होंने मुझे ये बात बताई और वो मैं ऐसे बता रही थी अपने बारे में, ऐसे मैं अभी कहीं बात करने लगती हूँ, मैं ओवर शेयरिंग कर। मैंने कहा क्या ही हो रहा है, अभी कर दो, छोड़ो, अभी इतना टेंशन। I feel everybody goes through normal emotions और जब शेयर्ड एक्सपीरियंस रहता है ना तो उससे निकलना थोड़ा आसान होता है। आई थिंक हमने वो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस पे इतना बॉन्ड किया है कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था, दिस इज। पर शुरुआत में ही ऐसी सारी चीजें बताने लगे थे, मुझे याद है। हाँ, हम बैठे कॉफी शॉप में, फिर बैठे रह गए सारा दिन। हाँ, और उसके बाद यस इट हैपेंड लाइक दैट। और वो जो बॉन्ड बनता है या फिर कनेक्शन, वो अलग होता है अपने आप को समझने की। मैंने ऐसे पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़नी स्टार्ट कर दी। एक थी कुछ हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड थी क्या, शायद। मैं ना हाइपर सेंसिटिव हूँ, सेंसिटिव होना ठीक है, ये हाइपर अभी सेंसिटिव होना थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं तो ऐसे जिंदगी नहीं जी पाऊंगी, बहुत दिक्कत होगी। तो अभी मुझे तो आते आते ये समझ में आ गया है कि वल्नरेबिलिटी की भी यस अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए। लेकिन ये आंसू गिनना खाली वल्नरेबिलिटी नहीं है अभी, मतलब certain nuance and layers to ये essence जिसको समझना काफी जरूरी। उसकी बाउंड्रीज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर कहीं वल्नरेबल नहीं हो सकता। ऊपर से इस चालाक दुनिया
दिस इज सो चालाक, हमने ईमानदारी चालाक ब्रो वेरी चालाक, ये सच में वेरी चालाक दुनिया हो गई। तो ईमानदारों के लिए बहुत जगह बचती नहीं है। पता नहीं मैं क्या अभी एक हाँ स्क्रिप्ट कर रही थी फॉर माय यूट्यूब शो, तो उसमें काफका के बारे में वो पूरा वीडियो है, जो आएगा जल्द आएगा, देखिएगा, या उससे पहले ये आ जाए तो मुझे नहीं पता, बट नहीं वो आ जाएगा पहले। सो वहाँ पर टुवर्ड्स द एंड वहाँ पर बताया गया था कि बहुत सारे राइटर्स इंस्पायर्ड रहे हैं फ्रांस काफका के काम से। तो दुनिया को ऐसे भी, साहित्य की दुनिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, वन इज काफका से पहले एंड वन इज काफका के बाद। इवन बहुत सारे इंडियन राइटर्स दे आर वो इंस्पायर्ड रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल निर्मल वर्मा के बारे में उन्होंने बात की थी। तो निर्मल वर्मा की जब आप कहानियाँ और पढ़ेंगे या उन्होंने जो भी लिखा, उसमें उस आदमी का जिक्र मिलता है जो इस दुनिया से डील करने की कोशिश कर रहा है अपने तरीके से। वो जो हमने काफकाएस्क की बात की थी, वहाँ उस पूरी घुटन भरी जिंदगी, उसके बारे में और क्या करें, उसके बारे में लिख रहा है, उसके साथ चल रहा है। और उसमें एक पर्टिकुलर लाइन आती है कि ये इतनी चालाक लोगों की दुनिया में एक ईमानदार आदमी, या जो सोचता है कि ऐसे भी शायद मैं ऐसे जी लूंगा, लेकिन जिया नहीं जाता, उसकी कहानी बन रही। सो शायद अगर मैं कभी कहानी लिखूंगी, मेरे कैरेक्टर्स भी ऐसे ही होंगे, वो विलन और मैं विलन भी क्या, मैं हीरो भी क्या, हीरो जैसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ एक एग्जिस्टेंस है। you'll have your own main character. यस, हाँ मेन कैरेक्टर, हीरो और विलन में नहीं लेकिन हाँ दिस वर्ल्ड कभी कभी ऐसे परेशान कर देता है कि यार मैं वैसी क्यों नहीं हूँ, ऐसे तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और फिर आता है कि कितनी कोशिश कर लो ऐसा बना भी नहीं जा रहा, तो अभी और- ठीक है जैसा है। और आई थिंक ऑथेंटिक होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितने आप रियल होना उतना, मुझे तो लगता है बस वही बेस्ट है। बिकॉज जो आपके साथ रहे वो सही, जो नहीं रहे वो बस एक रीअलाइनमेंट है कि जी चलिए इट्स ओके, मेकिंग स्पेस फॉर अदर पीपल इन लाइफ, एंड आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट। मैं एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लूँ क्या? लल्लन टॉप क्यों छोड़ा? पहली बात तो मैं काफ़ी काम करके थक गई थी, और मैं ज़िंदगी के उस मोड़ पर हूँ कि अगर मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं हमेशा लीक पर ना चलकर यानी कि मैं बहुत अलग अलग चीज़ें कर रही थी। आई हैव डन माई ऑनर्स इन केमिस्ट्री, उससे पहले आईआईटी की कोचिंग, फिर मैंने सेल्स में नौकरी की जो कि बहुत ही बुरी थी, और उसके बाद एडवर्टाइजिंग में वही मैं कंटेंट लिखती थी, कंटेंट स्ट्रैटेजी, फिर पता नहीं जर्नलिज्म कहाँ से आ गया, फिर निफ्राम आ गया, सब कुछ ऐसे ही मेरी जिंदगी। वो अगर एक लेंस से देखा जाए तो वो लीक पर चलना नहीं है। आप कुछ प्लान करते हो, आप उसके लिए पढ़ाई करते हो, जो एक दुनिया का दस्तूर रहा है, और आप फिर जनरली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने किया है बहुत अलग अलग काम, मैं भी उसमें अपना नाम शामिल करवाना चाहूँगी। लेकिन फिर भी उस सब के बावजूद भी मैं बहुत ऐसे सेफ ही खेल रही थी। मुझे जिंदगी में रिस्क का मतलब नहीं पता था, और ये कोई एडवेंचर की बात नहीं है, मजबूरी की बात हो गई थी। मुझे अपना काम करना ही था, मैं वो घुटन भरी जिंदगी नहीं जी सकती थी, और हर दिन उसके बाद भी अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम ओहो हो बहुत ही वंडरलैंड में आ गई हूँ मैं अभी और सारी चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन कम से कम इस बात की संतुष्टि है कि मैं जो कर रही हूँ वो जो हमेशा से एक मेरा विजन रहा है, मैं आर्ट को लेकर कुछ करना चाहती थी। वो आर्टिस्ट चुप नहीं होता, वो कुल बुलाता रहता है, वो बार बार बुलाता रहता है, कविता बुलाती रहती है, साहित्य बुलाता रहता है, जो 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 मुझे बेहतर इंसान बनाता है। मैं उन चीज़ों के पास दोबारा जाना चाहती थी, और अगर कभी मैं दोबारा जर्नलिज्म में फुल फ्लेजेड तरीके से जाऊंगी भी, तो इन चीज़ों को साथ लेकर वहाँ जाऊंगी और उसको शायद वैसा कुछ बना दूं। जब मैंने इनर न्यूज़ स्टार्ट किया था तो यही मेरा मकसद भी था कि खबर की बात हो रही है, लेकिन खबर क्या असर करती है आपके भीतर, ये बात ज़्यादा उसकी है। ये साहित्य से जुड़ी हुई बात है, ये खाली आंकड़े देने तक की बात नहीं है। तो अगर मैं कुछ करूँगी तो वैसा करूँगी, और अगर मुझे आपको ऑफर्स देने हैं तो यू वेलकम। मोटा पैसा। नहीं यार, जो जो भी करेंगे उसमें हम तो आपके साथ है।
आज मतलब मैंने भी जब अपनी नौकरी छोड़ी थी तो मेरे लिए भी आई थिंक हम बहुत ही ऐसे हाँ। सुंदर हेड स्पेस में रहे। तो मैंने जब काम करना छोड़ा था तो मेरे लिए भी इट वाज द सेम कि मतलब घर कैसे चलेगा, चीज़ें कैसे होंगी, बट आई थिंक व्हेन यू गिव लाइफ अ चांस इट कम्स बैक टू यू। तो आई थिंक आपके साथ भी अभी वैसा ही हो रहा है। एटलीस्ट जुलाई में तो हो रहा है। बट मैं वेरी हैप्पी। यस एंड आई एम हैप्पी। अभी मैं कल भी एक आई वाज टेलिंग यू, मैं कल भी एक पॉडकास्ट करके आई थी, शी रोज में था, और वहां भी मैं ऐसे खुलकर बात कर रही थी। मैं किसी और दिन के लिए अभी ये बातें अपने अंदर नहीं धंसा के रखूंगी। आई नीड टू टॉक आउट लाउड। मुझे लगता है ये मुझे ज्यादा बेहतर बनाता है, ये मेरे से बहुत सारी चीजें निकाल रहा है। वो काफकाइस्क अभी नहीं करना चाहती मैं बट उनकी कहानी जरूर सुनाना चाहती हूँ और अपने गाने में सुनाना चाहती हूँ। और आई एम फीलिंग लाइटर, ऑल आई एम सेइंग थैंक यू। अभी भी लिटरली मैं ऐसे बात करके अभी लग रहा है, वो बाद में थोड़ा रियलाइज होगा मैंने ओवर शेयर कर दिया तो मैं कटवा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि व्हाटएवर यू सेड वाज परफेक्ट। तो मेरे लिए तो इट जस्ट मेक्स सेंस। धनौरा से दिल्ली कैसे आए आप? उस पे बुलेरो गाड़ी नहीं पूछ रहे। but I just wanted to say व्हाट मैन, black I'll tell you एक ड्रॉप मूवमेंट कर दिया। बुलेरो में, धनौरा से दिल्ली बुलेरो में कैसे। हाँ 2013 में वो इसी सिलसिले में अब मैं लिखती पढ़ती थी बहुत छोटी उम्र से, क्योंकि और कुछ ना दोस्त थे ना चीजें थी, बोल पाती नहीं थी। तो क्या किया जाए कि इंसान इसी तरह से इस लिखने पढ़ने में पहुंच जाता है जब आपके पास बहुत कुछ नहीं होता, जहाँ पे आप यू जस्ट कॉन्स्टेंटली रिलीज दैट एनर्जी। तो वो जब एक्यूमुलेट होती है वो क्या करेगी, वरना या तो आपके अंदर फट जाएगी किसी अजीब तरीके से। मैंने कहा उसको चैनलाइज करते हैं, और दैट्स हाउ राइटिंग हैपेंड टू मी। आई स्टार्टेड राइटिंग, और क्योंकि मैं बहुत लिखती थी, दोनों भाषाओं में लिख रही थी लगातार, जो भी रिसोर्सेज मिल रही थी उन्हें पढ़ती थी, इधर उधर जो भी कुछ मिल जाता था। तो आफ्टर 12th आई सेड टू माई फादर, या तो मुझे जर्नलिज्म करवा दो या फिर मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगी, क्योंकि मुझे स्केचिंग का भी बहुत शौक था। या इन दोनों में मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी अच्छे तरीके से। लेकिन आप जिस जगह से आते हैं उस जगह की भी एक अपनी कंडीशनिंग होती है, चीज़ें होती हैं, और साइंस से वहाँ के लोग को ज़्यादा ही लगाव होता है। और मैंने 12th में पीसीएम ली थी मैथ्स में, हालांकि मेरे बड़े गंदे नंबर आए थे जिस वजह से मेरी पीसीएम की परसेंटेज खराब। 11th में फेल हुए थे। 11th में वो तो एक नॉर्मल से, मतलब ऐसे मत कहो यार। क्योंकि मैं भी 11th में सब फेल होते हैं। 11th में, क्योंकि हाँ वो मैथ्स के पेपर में एक बार मेरे बहुत ही गंदे नंबर आए थे, तो और एक बार तो मैंने बहाना बना दिया तो मेरी बहुत डांट पड़ी थी। मैं तो केमिस्ट्री में फेल होती थी। मैंने तो केमिस्ट्री में ऑनर्स किया है। 7 नंबर 100 में से। ये तो बहुत ही खराब था मेरा। एटलीस्ट मेरे आए थे एटलीस्ट 38, नहीं था, नहीं 38 पे तो पास हो जाते हैं, मेरे 23 आए थे, सॉरी जज कर लिया ना, जज कर लिया। 7। यार आज मतलब आजकल हम जितने जर्नलिस्ट को देखते हैं एक अलग ही वेव आई रहा। इफ यू लुक एट फाइल डिसूजा और से रवीश कुमार, या फिर मैंने खबर लहरिया को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, और मैंने देखा कि आई थिंक सबको खबर लहरिया को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, बिकॉज दैट इंटायर न्यूज़ पेज इज़ रन बाय women एंड दैट टू बाय रूरल women। तो और अभी रिसेंटली उनकी शायद एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी। और मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे तो आई थिंक लंदन टॉपर्स शुरू ही हुआ था। तो उस टाइम तो मतलब कुछ ऐसा आइडिया ऑफ ऑल्ट न्यूज़ था ही नहीं। अभी आई थिंक किसी को भी न्यूज़ पे ट्रस्ट करना है और सबका अटेंशन इज गोइंग टुवर्ड्स ऑल्ट न्यूज़। मतलब इट्स द easiest way to verify कि हाँ मतलब ये पब्लिकेशन सही बोल रहा होगा मे बी। ये मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रही थी और उसमें इसी के बारे में कि these are Gen Z people, और मैं जानना चाहती थी कि वो किस तरह से अपना न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बताया कि वो तो दे डोंट इवन वॉच न्यूज़ चैनल्स एट ऑल, लाइक बिल्कुल नहीं देखते हैं, कि ना तो हमें उसमें कुछ समझ में आता है, और वी टेक जो भी न्यूज़ सोर्स है उनकी वही ऑल्टरनेटिव मीडिया से, एंड दे टॉक अबाउट इट, और उनको जो पसंद आता है उसके बारे में वो खुल के बात कर रहे हैं। इवन संदेश की वीडियोस Yeah. के बारे में दे टॉक अबाउट। और इस तरह जैसे यू टोल्ड अबाउट
खबर लहरिया, तो इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बढ़िया काम कर रहे हैं जहाँ पर, और मुझे लगता है हमें उनको और सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस बड़े शोर में वहां तो गुम हो जाती हैं, और ये हो रहा है। जिस तरह से चीजें, आप जब इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात हो रही थी और ये चीजें चल रही थी, मुझे अभी भी याद है मैं कितनी बारी ये चीज के बारे में पोस्ट कर चुकी थी कि ये फेक न्यूज है और इस तरह की चीजें चल रही हैं। इवन जो हमारी मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, वो कितनी बार इस तरह की चीजें बोल चुकी थी कि आप फेक न्यूज ना फैलाएं। जो वॉल्यूम था और कौन फैला रहा था, आप जो प्रॉब्लम पॉइंट है आप खुद जान सकते हो। प्राइमरी सोर्स ही ऐसी चीजें, हमने क्या क्या कौन कौन से शहर गायब करवा दिए थे, ना रिसर्च, ना वेरिफिकेशन, ना क्रेडिबिलिटी, तो फिर आप क्या उम्मीद करेंगे। हाँ, बट यस, अभी भी अ बिग चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन वो उसी न्यूज पर रिलाई कर रहा है, वहीं पर जा रहा है, वो वहीं देख रहा है, क्योंकि उसके पास, उसको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है, जागरूकता नहीं है कि और भी ऑल्टरनेटिव मीडिया सोर्सेज हैं जहाँ से वो अपनी न्यूज इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो अभी, लेकिन सबसे अच्छी बात इन सारी चीजों में ये आती है, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इवन हाउ ललन टॉप स्टार्टेड, बहुत ही कैजुअल तरीके से, बहुत ही रिलेटेबल वे में अपनी खबरें या चीजें बतानी स्टार्ट की थी। और यस, इट्स अ, उसकी सक्सेस स्टोरी इंस्पायर भी करती है बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स को जो अभी आ रहे हैं, एंड दे आर यंग एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। आई थिंक एक तरीके का एलिटिज्म भी खत्म करा है, बिकॉज यस, अगर इससे पहले तो न्यूज चैनल्स पे, मतलब स्पेशली इंग्लिश न्यूज चैनल्स का न्यूज थोड़ा इलीट माना जाता था, बट अब अगर क्रेडिबल जर्नलिज्म देखना है आज के डेट में, मतलब इफ पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स चैनल लाइक से ललन टॉप, एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट, बिकॉज रिलेट ही वही Yes. कर पा रहा है, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ही उस चीज से रिलेट करती है। एंड इन माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, जो हम चीजें या कंटेंट जिस तरह से हम बनाते थे या करते थे, वेल रिसर्च्ड, डिटेल्ड सारी चीजें थी, जो आपको, आप केवल एक खबर नहीं बता रहे हैं, आप उसके पीछे की पूरी कहानी बता रहे हैं, आप कॉन्टेक्स्ट समझा रहे हैं। आप आधा अधूरा तोड़ के, जो जो ये बाइट साइज्ड न्यूज है, जो ये 1 मिनट में 100 खबरें बता देने वाली चीजें हैं, दिन भर जब वो डिमांड करता है आपसे, टीवी जिस तरह से वो काम करता है, वो इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है। इवन उन बनाने, अब मैं उन प्रोड्यूसर्स की भी हालत समझ रही हूँ, लेकिन सिंस इट्स अ गुड बिजनेस, वो रुक नहीं रहा है। और अगर सिर्फ इसी चीज को, इसी फैक्टर को देखते हुए चलते रहेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता जब तक उसमें कोई बड़ा रिफॉर्म आएगा या कोई उसमें कोई स्टेप उठाएगा, तब तक वो चीजें बदलने वाली हैं, वो वैसे ही चलेंगी। लेकिन अ गुड चेंज, अ रिफ्रेशिंग चेंज इज दैट सोशल मीडिया हैज गिवन अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जहाँ पर हम रिलाई कर सकते हैं। आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट फायर डिसूजा। जब यही इंडिया पाकिस्तान वॉर था और सिचुएशन इतनी खराब थी, तो एक मीम चली, आई गेस, जहां पर दे क्रिटिसाइज्ड फायर डिसूजास कि किस तरह से वो न्यूज देती हैं, खबर बताती हैं, कि ये बॉम्बे की जो जो आई थिंक एलिटिस्ट सर्कल्स में बैठे हुए लोग हैं, वो उनकी न्यूज शेयर कर देते, कोई ओपिनियन नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस एक प्लेन लाइन में वो चीजें चल रही हैं। और क्या करना था आपको? फैक्ट्स बताने थे ना, सो कॉल्ड फैक्ट्स। आपको इंफॉर्मेशन देनी थी ना, आपको उसके पीछे की, व्हेन आई टॉक अबाउट स्टोरीज एंड वेल रिसर्च्ड कंटेंट ऑन ललन टॉप, मैं उसमें भी फैक्चुअल बातें ही कह रही हूँ। उसमें वो अपने ओपिनियंस और बहुत सारी अपनी तरह से जोड़ देना या किसी तरह से उसको डाइवर्ट कर देना, मैं उसकी बात नहीं करी। वो कहानी, वो रिच एनरिच्ड चीजें थी जिनके बारे में बात करी हूँ। अब इधर यहाँ पर जिस चीज की जरूरत है, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच रही है, और आप फिर उनको क्रिटिसाइज करें कि ये बिना शोर हो हल्ले की चीजें ऐसे ही करके प्लेनली क्यों बता रही, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। एक तरफ आप परेशान हैं इस बात से कि सर्कस चल रही है, एक तरफ अगर कोई सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है और खाली ठीक दे रहा है, और वो उसी स्टैंड पॉइंट से एक जर्नलिस्ट को चीजें देखनी भी चाहिए, यही तो शायद सिखाया जाता होगा ना। मैंने तो सीखा यही इसलिए क्योंकि हम सबकी एक आदत बिगड़ गई है कि हम चाहते हैं कि ओपिनियन भी कोई और बना के दे दे, मतलब खाना पका पकाया मिलना चाहिए। ये तो है ही कि अभी हमारे पास कुछ बात करने के लिए हो तो जाएगा,
जब सोशल मीडिया पर वो मैं सोचती हूँ कि ये इतनी वाह सारे सब चीज़ें एंगेजमेंट रेट पे कितना समय है सबके पास सब सारी चीज़ों के बारे में बात करने का। हर चीज पे ओपिनियन हर बात ये भी पे। देखो, फॉलो दिस न्यूज़, विंबलडन चल तो रहा है। और कभी कभी मैं आई वांट टू कोट पोलिश पोलिश कवित्री विश्वावा सिम्बोर्स्का, बहुत पसंद है मुझे। हर चीज पता होनी जरूरी नहीं है। इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग टू से दैट आई डोंट नो। लेकिन अभी आप अगर किसी चीज पर ओपिनियन ना दो तो आपको कमतर मान लिया जाता है। किसके अंदर है, अगर मेरे को कोई चीज नहीं पता है तो क्या मैं आज के एनवायरनमेंट में कि बोल सकती हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता है, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं थी, मुझे नहीं पता है, या मैं एक वेल स्ट्रक्चर्ड ओपिनियन भी नहीं बना सकती इसके बारे में। मे बी आई रीड अबाउट इट, मे बी आई गेट टू नो अबाउट इट, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं पता है। तो आई डोंट नो तो अब कहने में सब, जबकि वो शुरुआत हो सकती है कुछ बेहतर सीखने की। जब आप एक्नॉलेज करेंगे मुझे नहीं पता है तो वो चीजें अलग हो सकती हैं, बट कोई ये कहता नहीं है और भाई इसके सब कुछ। बजाय शेम एसोसिएटेड है ना Yes. उस चीज से कि भाई ऐसे क्यों नहीं है, ओपिनियन क्यों नहीं है, ये भी होना चाहिए। डू यू थिंक रिवाइवल हो सकता है कभी भी टीवी न्यूज का? इंटेंशन मुझे एवरी बहुत बहुत डाउट है। नहीं, घबराहट होती है ये सोच के कि क्या कभी टीवी न्यूज का रिवाइवल होगा भी, या क्योंकि अधिकतर लोगों के घर में तो आज भी केबल है, टीवी है। जहाँ जहाँ अरे वो आई डोंट नो लास्ट इलेक्शन और समथिंग में मैंने देखा कि बिल्कुल रूरल लोकेशंस हैं जहाँ पे आई थिंक आप दवाइयाँ नहीं पहुँच रही होंगी या हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे टीवी लगे हैं प्रचार करने के लिए और बाकी सब चीजें। तो मतलब ये सब हो रहा है तो देयर इज न्यूज दैट गेट्स कंज्यूम्ड, राइट? लाइक तो अगर ये सब हो रहा है तो मतलब कब हम रिवाइव करेंगे? एक सर्टेन डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और मैं आई एम वेरी स्कैर्ड फॉर द फ्यूचर दैट वी हैव। एंड मुझे लेकिन जब ऑल्टरनेटिव सोर्सेस की बात करते हो तो वहाँ पर मुझे होप दिखाई देती है। तो अगर वो ना सही, ये इतनी तेजी से उन जगहों पर भी फैल जाए कि चीज़ें बेहतर हो सके। अगर कोई रॉटन चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा समय भी तो नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज़ ये भी है, वो सही क्यों नहीं भी हो सकती, क्योंकि उसके भी तो ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। वो भी कहीं ना कहीं मतलब हम अगर बहुत ही सरफेस पर देखें जो जैसे हो रहा है वो तो हमें दिख ही जाएगा, वहां पर जो प्रॉब्लम है वो तो हम ऐसे रिकॉग्नाइज कर ही लेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में भी तो बहुत सारी चीजें मे भी हो रही हैं। वो ऐसे ही रहना फायदेमंद हो शायद, फिर आप कहाँ से इंटेंशन लाओगे, वो तो नहीं ला सकते। तो इसलिए जरूरी है जो लोग कर सकते हैं, जो लोग कर रहे हैं, जो बढ़िया काम कर रहे हैं, वो और रफ्तार और इंटेंसिटी के साथ करते जाएं, और शायद ये एक ज्यादा पुख्ता होप का उदाहरण हो सकता है। मुझे ऐसा लगता जब मैं बड़ी हो रही थी ना तो मुझे लिखने का बहुत शौक था। है। आप मतलब अनदर थिंग वी बॉन्डेड ओवर। यस। तो मैं पोएम्स लिखती थी या छोटे छोटे ऐसे प्रोजेस लिखती थी, हिंदी में इंग्लिश में जो भी समझ में आता था। और वो मेरा आउटलेट था। जैसे इमोशंस का मेरे को भी बोला जाता था बचपन में, यू फील टू मच, यू डू लव ऑल दीज थिंग्स। व्हेन डिड यू स्टार्ट राइटिंग? आई थिंक एज यंग एज क्लास 3 मेरे पास डायरीज हैं। वाह। तो एक बार मुझे याद है कि मतलब मैं बहुत लिखती थी और मेरी सारी डायरीज फाड़ दी गई घर पे कि मतलब तुम यही करती रहोगी और क्या करोगी तुम पोएट बन के, मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम मुशायरे में चली जाओगी यार, मतलब व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर करियर एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा फॉर दिस एंड देन मतलब स्पेशल एंड अनदर थिंग फॉर जर्नलिज्म। ठीक है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसने मेरा ना दिमाग में एक चीज घर कर दी कि मतलब ये तो बहुत ही टफ पाथ है एंड कि बोथ पोइट्री एंड जर्नलिज्म, बट to have this much courage, मतलब I think मतलब from where I sit I feel that you have a lot of courage कि आपने इन दोनों चीज़ों को किया है और उसमें एक्सेल किया है। मतलब और मैं जब दिल्ली आया ना तो मैं देखती थी कि आप you were also one of the ambassadors for Delhi Poetry हाँ वो Society, edition- Delhi Poet Society। हाँ पोएट्री फेस्टिवल। हाँ Festival वो एक हाँ। इवेंट होता था, सालाना एनुअल इवेंट होता। हाँ, और मैं जब कॉलेज में थी तो मैंने वापस से उसे लिखना और somehow मतलब आफ्टर ऑल दिस इंसिडेंट हैपेंड मेरा लिखने का जो फ्लेयर है वो छूट गया। तो मैंने एक कहानी लिखी अबाउट माय चाइल्डहुड और समथिंग एंड आई थिंक एवरीबॉडी लव्ड इट। तो मैंने उसको मुझे बोला गया कि दिल्ली में कॉलेज में आके कि दिल्ली पोइट्री स्लैम Yes, या दिल्ली पोइट्री आई डोंट नो समथिंग कुछ होता है। दिल्ली पोएट्री स्लैम भी होता था।
स्लैम में स्टोरी कंपटीशन था या समथिंग लाइक दैट, तो मैंने उसमें डाला एंड आई गॉट अ ऑनररी मेंशन। मतलब मुझे आई आई रियली वेयर दैट बैज ऑन माय स्लीव, लाइक यू नो आई गॉट दिस एंड ऑल ऑफ दैट। सो मतलब एक सर्टेन करेज चाहिए होता है टू परस्यू ऑल ऑफ दैट, बट आज के डेट में आपने ये दोनों चीज़ें करी है और मतलब आप मतलब बेधड़क उस चीज़ को कर रहे हो। तीसरी चीज़ कैफ़े खोलना, मतलब ये सब हम सपने में सोचते हैं ना कि एक दिन हमारा कैफ़े होगा, मैं पोएट्री करूँगी या मैं जर्नलिस्ट भी बन जाऊँगी। मुझे लगता था कि मैं जर्नलिस्ट बनूँगी। मेरे को एक बैंड बहुत पसंद था, वन डायरेक्शन, तो मैं जाके हैरी स्टाइल्स का इंटरव्यू लूँ। हाँ, जैसे वो मेरे लिए वेट कर रहा है कि आए हाँ, सौम्या जी आएँगी और ऐसा पूरा ऐसे होगा, यू टोल्ड मी ना सौम्या कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, मुझे याद रहती है चीज, मैंने कहा अभी, एंड दिस ऑल्सो स्टार्टेड सी प्रोग्रेस। ट्रू। तो हाँ, मतलब कैसे किया आपने? हाउ डू यू फाइंड दिस करेज मैन? डर डर के, सच में। मैंने ऐसे, क्योंकि मैं पढ़ती तो रहती हूँ सारी चीजें, वो ऐसे कोट्स मुझे कहीं ना कहीं मिल जाती है। और फियर एंड करेज दे गो हैंड इन हैंड। बिना डर के हिम्मत नहीं आएगी। उसका जो उद्गम स्थल है, ओरिजिन है, वो वहीं से है। सो आई हैव ऑलवेज बीन दिस स्कैर्ड लिटिल किड, जो बचपन से ही वो कोने में बैठने वाला, वो चुपचाप अपनी किताबें और पढ़ाई, वो साफ सुथरी किताबें रखने वाला। और किसी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं होता था। मैंने दोस्त बनाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे बुली कर दिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ऐसे ही चलता रहा। तो लोगों पे भरोसा ना होने का सिलसिला वहीं से शुरुआत हो गया। तो मेरे पास बहुत कुछ था नहीं करने के लिए। और आप ऐसे भी, आप इंसान हैं, आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। सो आई स्टार्टेड रीडिंग, अखबार से लेके जो भी छोटी मोटी मैगजीन, जनरल नॉलेज की किताबें, इधर उधर जो जहाँ से मिल जाता था, क्योंकि इंटरनेट तो तब हमारे यहाँ पर तो कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं उस चीज़ का, लैंडलाइन वाले ज़माने में। तो जो जितना मिल रहा है, और स्पेशली मेरी स्कूल की किताबें, मैं 7th 8th 9th 10th जब एनसीईआरटी की किताबें आती थी, तो एनसीईआरटी में भरमार है चीज़ों की। आप इतने बढ़िया बढ़िया राइटर्स और पोएट्स से इंट्रोड्यूस होते हैं जो आपको ऐसा समृद्ध कर देते हैं उस टाइम पे। मैंने कहा ये हम ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं हम अपनी स्कूल की किताबों, क्योंकि हमारे टीचर्स, हिंदी टीचर्स बहुत बोलते थे ऐसे अपने आंसर्स लिख के लाओ, सुनाओ, करो, कोशिश करो, इन्हें पढ़ो। वो कोई नहीं करता था, मैं अकेली हाथ उठा रही होती थी। मैंने गाइड, हाँ गाइड से बहुत ज्यादा मत, वो हिंदी की गाइड आती थी जिसमें आंसर्स लिखे होते थे। तो वो सारी चीजें करते 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 राइटिंग तो, जैसे यू टोल्ड ना कि वो एक आउटलेट हो गया था। तो मुझे, और उसके साथ में फिर अलग अलग तरीके के एम्बिशन भी आने लगे कि अभी सिर्फ अपने लिए क्यों लिखना है, अभी तो एक दुनिया भी सुनेगी। मैंने कहा मैं कहानी तो लिख सकती हूँ, नोवेल लिख सकती हूँ। तो मैंने 10वीं क्लास में एक ऐसी डिटेक्टिव नोवेल जैसा लिखना स्टार्ट कर दिया, और अपना ऐसे फिक्शनल टाउन, डावर स्टाइल उसका नाम था, और अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी बना दी। फिर पूरा मेरा यूनिवर्स था। मजा आता था और मुझे मन करता था कि अब मैं इसे जल्दी से जल्दी लिख के छपवाऊंगी और फिर मैं यंगेस्ट ऑथर ऑफ इंडिया हो जाऊंगी। और ये मेरे अजीबोगरीब सपने होते थे। ये करते करते, लेकिन ये काम भी मैं छुप छुप के कर रही थी। ये मैं काम किताबों के पीछे कविताएं लिखने से कर रही थी, जिसमें इक्का दुक्का बार में पकड़ी भी गई। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं ऐसे छुपाऊंगी कि किसी को मिले ना, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था अपने घर वालों से ही। उन्होंने मुझे ये सब करते हुए देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैं पढ़ाई नहीं करी, जबकि मैं ऐसे बढ़िया नंबर आ रहे थे मेरे। मैं फर्स्ट वाला वो सिलसिला बस 12वीं में टूटा। अदरवाइज आई आई यूज टू स्टडी। मैं अपना पूरा पढ़ाई लिखाई भी करती थी और ये भी कर रही थी। तो आई जस्ट लव डूइंग इट, क्योंकि मेरा वो कॉन्वर्सेशन होता था। लेकिन हमेशा डर लगता रहता था कि अभी पकड़ी जाऊंगी, घर वालों से पकड़ी जाऊंगी। सबसे पहला डर वहां से स्टार्ट हुआ था। और व्हाट इफ आई एम नॉट गुड इनफ। लेकिन मेरे इंस्पिरेशन जो थे वो थे ऐसे टॉप क्लास राइटर्स सारे के सारे। मैं अंग्रेजी में पीवी शैली को पढ़ रही हूँ, वॉल्ट विटमैन को पढ़ रही हूँ, अपनी वही स्कूल की किताब, और तो कोई जरिया नहीं था। और जो लाइब्रेरी थी मेरी स्कूल की, तो मैं एक सात से आठ किताबें इशू करवा के ले आती थी। मेरे लाइब्रेरियन वो कहते थे, चंद्रा सर, हाँ मुझे याद है उनका नाम,
वो कहती थी तुम्हें बुखार हो गया है, ये किताबें क्यों पढ़ती रहती हो, और मैं सबके लाइब्रेरी कार्ड्स ले जाके मैंने कहा तुम्हें तो मतलब है नहीं, मैं एक महान काव्य लिख रही हूँ या कहानी लिख रही हूँ, और मैं जल्दी से जल्दी बहुत कुछ करने वाली हूँ। और इस सब के बीच में एक ऑर्डर छिपा हुआ था। नो, लेयर्स बाय लेयर्स आप पता करते हैं उस टाइम पर जब आप टीनेज ईयर्स में होते हैं, अपने हॉर्मोन्स भी गड़बड़ करते हैं, सारी चीजें होती हैं। सो मैं अपने आसपास देख रही हूँ, सब लोग बात कर रहे हैं, लड़कियां बात कर रही हैं, लड़कों की लड़के बात कर रहे हैं लड़कियों की, और वो सारी चीजें इस तरह से चल रही हैं, चैटिंग, फेसबुक, फ्रेंडशिप, सारी सब चीजें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब। मैंने कहा "हैं? ये आई वॉज नॉट इवन गुड इनफ फॉर दैट। मुझे ऐसा लगता था मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हूँ और मुझे कोई कभी पसंद नहीं करेगा, और इस तरह के ख्याल मेरे दिमाग में बहुत भर गए थे। मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया था, मुझे बहुत सारे पिंपल्स होते थे, वो अभी तक नहीं गए, वो अभी भी हो जाते हैं। तो मेरा पूरा चेहरा ऐसे दागों से भरा हुआ था, और मुझे अपने आप को शीशे में देखना अच्छा नहीं लगता था। यूज्ड टू हेट माई सेल्फ। तो मैंने सोचा लेकिन मैं किसी और चीज में अच्छी हूँ। अगर मुझे दुनिया ऐसे नहीं पसंद करी, आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं ना। वो 13, 14, 15 साल की लड़की ये सोच रही थी कि ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ऐसी हूँ, या दुनिया मुझे ऐसे देखती है। मैं अपने आप से प्यार नहीं कर रही थी, लेकिन आई आई मे बी मैं किसी और चीज में बहुत अच्छी हो सकती हूँ। अभी तो मुझे ये कोई कह दे, मतलब मैंने कहा यार मैं कितनी अच्छी लगने लगी हूँ पहले से। इवन मुझे जब वो कमेंट्स आते हैं ट्रोलिंग में, इट्स लाइक यू हैव पुट ऑन वेट, मैं बहुत बार भी अपने आप को कन्विंस नहीं करवा पाती कि यार मैं कुछ बेकार लग रही हूँ। ये बहुत इम्प्रूव हुआ है, और ये इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे आने के बाद। वहां पर तो कोई क्या एज की वजह से ये होता है कि जितना बड़े होते जाते हैं उतना एक्सेप्टिंग होते जाते हैं? यस मे बी, एंड आई हैव वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं था कि यहाँ पर आकर जो कॉलेज में आई या फिर ले आई, वहाँ पर एकदम से सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई, या मेरे पिंपल्स नहीं आ रहे हैं, या फिर मेरा वेट अचानक से कम हो गया। बाद में हुआ, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी काइंड होने, वो जर्नी अभी भी चल रही है, लेकिन पहले से ज़्यादा आसपास लोग मिले, बड़े सुंदर लोग मिले, जिन्होंने, वो भी आपको बहुत ऊपर उठा देते। जब मैं वहां पर किसी से बात भी नहीं, वो तो एक डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर था। और मेरी माँ को बहुत चिंता रहती थी मेरी, कि मुझे एंजाइटी में मैं क्या करती थी, मैं नोचती थी। आई यूज टू पिक माई स्किन। आप अपने आसपास देखते हैं, यू फाइंड प्रिटी गर्ल्स अराउंड यू, मे बी सब उनसे बात कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, जस्ट सिटिंग देयर ऑल अलोन, विदाउट फ्रेंड्स, विदाउट एनीथिंग। तो सारा जो जोर था वो दूसरी जगह चैनलाइज हो गया, और अच्छा हुआ हो गया, क्योंकि उस चीज से मैंने इतना कुछ सीख लिया। मुझे एक्सेल करना था किसी भी कीमत पर, वो मेरे लिए एक जुनून बन गया था, और मैं करती थी। मैं सुबह के 4 बजे, कौन बच्चा उठता है छठी 7वीं में, सुबह के 4 बजे क्यों उठ रही हूँ? और मेरे पिताजी मेरे साथ 4:30 बजे उठ रहे हो, मुझे पार्ले जी और चाय देते थे। चाय चुपके चुपके, मम्मी को पता नहीं थी मैं उनका अलग चाय के खिलाफ आंदोलन चलता रहता था, लेकिन पापा ने, यार मैंने कहा आधा कप मुझे दे दो, और पार्ले जी के बिस्किट देते थे। मैंने एक अपनी पोएम में लिखा था कि जब दिल्ली आई तो पार्ले जी के बिस्किट और वो चाय पीछे छूट गए, और यहाँ पर आकर कभी वैसे पढ़ा नहीं गया। सो आई कुड नॉट क्लियर माई जेई। तो सारी चीजें डर से शुरू हुई। अकेला होने का डर, गुड इनफ ना होने का डर, खूबसूरत ना दिखने का डर, माँ बाप क्या सोचेंगे उसका डर, आप उनको डिसअपॉइंट तो नहीं कर देंगे। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरा सारा डर खत्म है, आज अलग अलग तरह वो तो नए नए फॉर्म्स लेते रहते हैं, अभी भी है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा डील करना और बेहतर तरीके से आ गया। और डरते डरते मैंने कुछ कुछ डिसीजंस ले लिए हैं, जो कुछ सही हुए, कुछ गलत भी हुए, बहुत गलत हुए। मुझे लगता है गलत डिसीजंस की फहरिस्त और लंबी है, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा डिल्यूशनल सा थॉट ये है कि मेरी कहानी अच्छी बनेगी। आई थिंक ये आता है एक सर्टेन सेंस ऑफ रोमांटिसिज्म से, और उसके लिए इंसान में प्यार होना भी बहुत ज़रूरी है। यस, और मुझे लगता है हमें अब थोड़ी प्यार के बारे में भी बात करनी चाहिए। जो टॉपिक मैं कल ही सोच रही थी, ये जब भी प्यार मोहब्बत की बात आती है, मैं से भागती रहती हूँ। तो आई ट्राई नॉट टू रन वेरी फार। जैसे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लव?
मैंने ना इतना सेल्फ लव आत्मसात कर लिया है एटलीस्ट थ्योरी में कि मुझे और चीजें पता नहीं, दुनिया भर में सारी चीजें, सारी कविता, कहानियां, प्यार से बहुत बहुत चीजें शुरू होती हैं। हर जगह प्यार मोहब्बत की ही बात हो रही है। मैं कल भी जब मुझसे ये सवाल पूछा गया तो मैं ये अड़बम बड़बम कुछ भी पता नहीं क्या लेकिन आई थिंक प्राइमरीली हम्म जो अब मुझे एहसास हुआ है, लव इज सेफ्टी, लव इज मोर देन एनीथिंग एल्स राइट नाउ फॉर मी। अगर अभी मैं कहीं सेफ फील नहीं कर रही हूँ तो मुझे आप कितना ही लव को बढ़ा चढ़ा के और उसके स्ट्रगल और वो सारी चीजें दिखा दो, नहीं, मुझे नहीं लगता कि लव इतना स्ट्रगल होना चाहिए प्यार में। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ काम लव, लेकिन हमारा जो ये पूरा नर्वस सिस्टम है हर वक्त उसमें कि बिछड़न और वियोग और ये हिजर मना रहे हैं और ये सारी चीजें, हाँ ठीक है, उन पे कहानियां, कविताएं हैं, शायरी अच्छी हो जाती है, लेकिन जिस तरह से वो आपको इम्पैक्ट करती हैं या फिर आपके साथ वाले को इम्पैक्ट करती हैं, इतना केओस नहीं होना चाहिए प्यार में। लव शुड बी बोरिंग। इट शुड बी बोरिंग, हो जाए बोरिंग, कुछ नहीं कर रहे हो ठीक है, लेकिन मैं इस चीज का बार बार जिक्र भी करती हूँ कि आप ऐसी जगहों पर पले बड़े हैं, डिसफंक्शनल जिसको कहते हैं, फैमिलीज डायनामिक्स ऐसे हुए हैं, और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ स्टडीज, इवन वी वर टॉकिंग अबाउट गाबर माटे और चाइल्डहुड ट्रॉमास और बहुत सारी चीजें हैं, और आपका शरीर और आपका दिमाग बार बार वो कहीं ना कहीं सीख करता है, यू नो, कोई आपको ऐसे, मुझे तो बोल रहा है यू सीक ड्रामा इन योर लाइफ, और भले ही वो बात मुझे उस टाइम पर चुभी हो, लेकिन अगर उसका ऐसे हुआ है बहुत बारी कि चीजें सही चल रही हैं, बिल्कुल सब अच्छा चल रहा है, बोरिंग चल रहा है, तो यू सीक दैट काइंड ऑफ कि कुछ अभी तहस नहस हो जाए चीजें, और लेकिन अभी वो थकान देता है। अभी ऐसा हो गया और ये चीज समझ में आई है कि हाँ, बोरिंग हो जाए अच्छा है, और बोरिंग होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि ये सेफ है, इसमें इतना केओस बहुत झेल लिया है, अभी नहीं झेलना है। तो अभी कोई ऐसा इंसान अगर आप जिसके साथ हो और आपको लग रहा है ना कुछ कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा, ठीक है, ना हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि दिखाते पॉप कल्चर में भी तो पूरा ये है कि ओके अब एक बैड बॉय आएगा, गुड गर्ल के साथ फॉल इन लव करेगा एंड ऑल ऑफ दैट, सो इट्स जस्ट मैं आई वांट टू मेंशन, अभी एक इम्तियाज अली ने एक चीज बोली थी कि शायद हीर रांझा और इनकी कहानियां तभी महान हैं क्योंकि ये अधूरी रह गई, तो काफी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा चेंज आ भी रहा है इस चीज में, तो काफी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि हम हमेशा उसी प्यार को रोमांटिसाइज करते रहते हैं और उसमें कोई इतना कुछ है नहीं रोमांटिसाइज करने का, वो नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे, पर लेट्स स्टॉप रोमांटिसाइजिंग ऑल दिस पेन। मैं थोड़ा थोड़ा तो करने की शुरुआत कर सकते हैं उसको कम करने की, और टुवर्ड्स सेफ्टी, टुवर्ड्स होम, वी शुड नॉट बी डिसफंक्शनल। हाउ डू यू सी पार्टनरशिप्स? पार्टनरशिप, आई लव पार्टनरशिप्स, ऑब्वियसली लव। बाप रे, मेरी मेरी मैं अपनी मम्मी की बात से स्टार्ट करती हूँ। मेरी मम्मी इज आफ्टर मी, शादी कर लो, शादी कर लो। अरे कब करनी है आप शादी दिव्यांशी, कब? अभी तो आपने बोला कि आप मुझे ऐसा लगता है मेरे दिमाग में जब ये शब्द आता है तो मेरे दिमाग में और ऐसे 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 मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे ऐसा लगा है मेरी जीवन में सब कुछ अगेन जिस तरह से हुआ है, जिस फ्री फ्लोइंग अंदाज से हुआ है, वैसे ये भी हो जाएगा। सो मैं इस पे कभी बहुत ज्यादा थॉट नहीं बहुत करती, लोगों के दिल टूटेंगे जिस दिन दिव्यांशी की शादी होगी। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है किसी का दिल तोड़ने का, लेकिन अब होगा तो होगा जो भी, लेकिन मेरी माँ बहुत खुश होगी, वो अभी भी शी इज आफ्टर मी कि तुम्हें पता है आजकल कैसे होता है, बहुत सपोर्टिव लोग मिलते हैं, बहुत सपोर्टिव पार्टनर्स मिल रहे हैं। मैंने कहा मम्मी आपको ये इसलिए करो शादी, बेच दो। She's selling your concept. यस, और एंड शी इज लाइक पूरी उसके पीछे की सब कुछ बता देंगी कि ऐसा पहले जैसा नहीं होता, अब तो आपको कितना अच्छा होता है कि कोई आपके साथ हो, आपको अकेला नहीं।
मैंने कहा क्यों आप मुझे बताए जा रही हो, मतलब ये पता है मेरे को सारी चीजें, बट स्टिल डोंट, मुझे पता है आपका है कि अभी वो भी निफराम हो, बच्चों की शादी वादी करवा के निफराम हो। और मुझे मुझे लोग कमेंट करते रहते हैं कि अब शादी कर लो, अब शादी, अरे भाई क्यों अब, मतलब ठीक है, मैं आप लोगों से नहीं पूछ रही हूँ कि मुझे कब शादी करनी चाहिए, ठीक, मैं अपनी माँ की एक बार को बात सुन सकती हूँ और उनका ओपिनियन मेरे लिए हाँ मैटर करता है, और मैं सुन भी लूँगी। मैंने कहा ठीक है, करवा कर लेंगे मम्मी, ठीक है, मैं 2-4 महीने बाद आपको अपडेट देती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी पसंद का कोई लड़का हो तुम बता दो, हम कोई दिक्कत नहीं है। पहले से वो भी चेंज हो गया है, अब तो उनको लगता है ये करेगी ही नहीं। और अभी भी जब भी कोई जिक्र हुआ है तो मेरा रिएक्शन बहुत ही, पता नहीं, मैं थोड़ा सा भागती हूँ इस सवाल से भी हमेशा। भागना भी चाहिए लड़कियों की शादी नहीं, और मैं भागती हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी मैं वही वाली बात कहूँगी, अपने आप को सेटल कर लें और अपना करियर और अपनी चीज़ें, अपनी एस्पिरेशंस जो भी हैं उनकी दिशा में थोड़ा और बढ़ जाएं। वो होना होगा, वो हो जाएगा साथ में। वो इतनी बड़ी अभी चीज़ मेरे को नहीं लग रही, मम्मी को लग रही है मुझे पता है, लेकिन ठीक है। कोई बात नहीं, वी कैन पार्क दिस। यस यस। अभी आप क्या देख रहे हो? मैंने Anything that you watching and you जिनी really एंड like? जॉर्जिया, नहीं जॉर्जिया एंड जिनी नहीं है क्या, जिनी एंड जॉर्जिया है। और मैंने भी उसका 3rd सीजन कंप्लीट किया ना। मैं 7th एपिसोड पर आ गई हूँ और मुझे एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल पता नहीं मुझे उसका एक्सेंट इतना अच्छा क्यों लगता है, जॉर्जिया का सदर्न अमेरिकन एक्सेंट है, और मैं वो देख रही हूँ। और उसके 2 सीजन्स के बाद मैंने काफ़ी इंतज़ार किया था, मुझे अच्छा लगा था वो पहले 2 सीजन्स भी, मुझे 3rd सीजन थोड़ा कम अच्छा लग रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस सीजन्स। उससे पहले हाँ, कल रात में मैं वो जॉली एलएलबी देख रही तो देखते देखते सो गई थी। और मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज देखी, अब एक बार मैं देखना स्टार्ट कर देती हूँ ना तो फिर पता नहीं क्या रिव्यूज हों क्या हों, कुछ नहीं, मेरे को उसको पूरा करना है। मैं उनको धोखा नहीं दे सकती जिन्हें मैं देख रही। सो आई फिनिश्ड वॉचिंग डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, और मुझे पॉलिटिकल थ्रिलर्स, स्पाई थ्रिलर्स, ये सब देखना बहुत पसंद है। आई जर्नलिस्ट। बहुत बहुत मजा आता है ये करने में। और मैं फिर कभी कभी बीच में सोचती हूँ, इतनी बढ़िया बढ़िया सी सीरीज देखी हुई हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर विमेन लीड है और फन है, कलरफुल है, और लड़कियां हैं और वो प्लान प्लॉट कर रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और फिर एक साइड में देखती हूँ ये वाला एकदम, आप पॉलिटिक्स में जाओ, अमेरिका नेवर हैड वुमेन प्रेसिडेंट, आज तक नहीं हुई है, और वो पूरा मेंस वर्ल्ड चल रहा है उसमें, सारी चीजें उस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग वो करे। मैं पता नहीं, मुझे वो फैसिनेट करता है हमेशा ही, क्योंकि मैं उस चीज को समझना चाहती हूँ। यहाँ मुझे आनंद आता है दूसरी साइड। और अरे वो नहीं आया था, फ्लेमिंगो आया था उसमें। उसमें मतलब जो आई फील कि वही ना कि इतना एंटी था कि a figurine like a grandmother was going and killing people and picking up the gun and all of that, वो बहुत ही क्रेजी लगता है। हाँ हम तो मेरे लिए भी वॉच, मतलब इफ यू थिंक हम जितना भी ऐसे प्रोग्रेसिव हो जाए, हमारे अभी भी अगर आप किसी लड़की को ड्राइव करते हुए देख लो, या आपको कोई उबर में फीमेल पिक करने आ जाए, या कुछ भी ऐसा होता है, तो मतलब जो नॉन कन्वेंशनल जॉब्स है ना, वो आपके हिट करता है कि ये कैसे होता है, यस, वो इट शॉक गिव यू दैट मे बी एड्रेनलिन रश दे रहा है वो देख के, और मुझे मजा आ रहा है वहां पर जब वो सारे कन्वेंशंस को, क्योंकि मे बी हम भी वो फील कर रहे हैं अपने जिन भी सिस्टम से हम लड़ रहे हैं, वो लड़ाई इतनी वायलेंट नहीं है लेकिन साइलेंट भी नहीं है। इस चीज में क्या डायलॉग तो आप मुझे बताओ कि एक्चुअली मैं एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ गर्ल्स हू गेट इट के लिए, स्पॉटिफाई पे, जिसे सारी लड़कियां सुन सकती है, दे फील पम्प्ड, और वो गाने। गर्ल्स मेड प्लेलिस्ट कह सकते हो आप उसे। ओके, तो आपको ऐसा उसमें गाना सजेस्ट करना चाहोगे जो होना चाहिए? ब्यूटिफुल टैंगो, दिस इज बाय हिंदी जहरा, यू कैन ऐड दैट। मुझे मैं 1 मिनट में यहाँ देख के बताती हूँ ना, मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे से ऐसे गाने हैं विमेन रिलेटेड ना। नहीं नहीं, आप कैसे भी, मतलब जस्ट हेल्प्स यू
stay pumped or makes you feel good ओके in your skin, whatever it ऐसे is. तो मेरे पास अब मुझे विश्वास हो गया है क्योंकि अभी नेफ्राम में मेरी प्लेलिस्ट चल रही है। तो पहले मुझे विश्वास, क्योंकि मैं एक तो गा नहीं पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे समझ भी नहीं आता है, लेकिन फिर उन्होंने वो चूज़ कर ली और अभी अब सब आके बताते हैं, वाह क्या प्लेलिस्ट है, वाह क्या प्ले, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने कहा ठीक है, नाउ आई विल जस्ट सिंपली चेक। देयर इज दिस सॉन्ग परहैप्स वो बहुत पसंद है उसका। आई थिंक दिस इज स्पेनिश वर्जन, जो ओरिजिनल वर्जन है। इट्स किसास oh shit this is so weird नहीं मैं नहीं करती हूँ ये। मैंने कजरारे गाते हुए तबला बजा दिया था गाने में। मैं तो तब से मेरा एक ट्रॉमा बन गया है, मैं गा नहीं पाती हूँ। किजास ये इसी का स्पेनिश वर्जन है। नाउ आई ऑल्सो लाइक मुझे उड़ी दैट गुजारिश का जो सॉन्ग है ऐश्वर्या राय वाला, उड़ी मैं सुनाऊंगी नहीं। सो दैट सॉन्ग मैं उसको सुनती हूँ जब भी आई फील अ लिटिल लो, मुझे ऐसे ऐसे उड़ा देता है कहीं, मुझे बहुत सही फील होता है। इवन देयर वाज दिस सॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा है, देयर वाज दिस रैप सॉन्ग, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कुछ और बता देती हूँ। एंड पिंक मार्टिनी के सारे गाने यू कैन ऐड, उसमें कुछ फ्रेंच गाने होंगे और कुछ अंग्रेजी गाने हैं, मज़ा आ जाता है उनके सुन के। उसमें एक देयर इज द सॉन्ग लिली, वो मुझे बहुत पसंद है। और डीन मार्टिन का कि आई थिंक 3 या 4 गाने, वन इज अमोरे, सेकंड वन इज बीज एंड द बर्ड्स, एंड थर्ड वन इज माम्बो इटालियानो। तो ये मेरा टेस्ट थोड़ा उस तरफ ज़्यादा है, मुझे वो जहाँ पर लिरिक्स ऐसे प्रोमिनेंटली आ रहे हों और वो जो जैज म्यूजिक या फिर कंट्री म्यूजिक, इस तरह की चीज़ें। ऑब्वियसली आई लव दिस बॉब डिलन सॉन्ग इन द विंड्स। व्हाट वाज दैट, मैं नाम ही भूल जा रही हूँ। जिसको नई धुन पता होती है उसको कितना मुश्किल होता है। ब्लोइंग इन द विंड, आई लव दैट सॉन्ग। एंड देयर इज अनदर वन, एडी वेनर का इनटू द वाइल्ड का सोसाइटी, दैट सॉन्ग आई लाइक। बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे, मैं ऐसे भूल रही हूँ और मुझे आ भी रहा है कि बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं, लेकिन मैं ऐसे दे दूंगी, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। Oh, whatever. It's because you have a lot of songs. We can create a playlist that is specially curated by you. I think that would be killer. Let's do that. अभी मेरा कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर है, तो मैं बताऊंगी। यस। Well, that's super cool. Any books that you'd recommend? अभी मैंने रिसेंटली ही मैट हाइक की कुछ बुक्स पढ़ी थी, रीजंस टू स्टे अलाइव, कंफर्ट बुक, और एक और किताब थी जिसका नाम मैं फिर भूल गई हूँ, लेकिन 3 किताबें हैं उनकी। वो कोई भी इंसान जो अपने जीवन में अलग अलग मुश्किलों से जूझ रहा है, स्पेशली मेंटल हेल्थ इश्यूज, वो पढ़ सकता है। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड उनकी खुद की कहानी जो वो उस टाइम पर फील कर रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। तो मैं ऐसे कॉन्वर्सेशनल सी किताब है, तो मुझे ऐसा खुशी होगी, मैंने कहा कोई मेरी भाषा में बात कर रहा है, तो यू लाइक दीज थिंग्स ना, जो वो रिलेटेबल फैक्टर है। फिर मैं ऐसे बिल्कुल दावर माते के बारे में बता। हाँ, द मिथ ऑफ नॉर्मल, दैट बुक इज एन इम्पॉर्टेंट रीड आई गेस। चाइल्डहुड ट्रॉमा और ट्रॉमा पर ही, एंड एडिक्शंस, एंड देन अ लॉट ऑफ पैटर्न्स दैट वी फेस अपने अडल्ट जीवन में बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन आवर चाइल्डहुड। तो द मिथ ऑफ नॉर्मल, इवन ब्रेने ब्राउन की एक किताब है डेयरिंग ग्रेटली, दैट वी कैन रीड। ऑल्सो हिंदी की कुछ किताब, हिंदी में तो मैं कविताएं ज़्यादा पढ़ती हूँ और हिंदी में और पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सूरज का 7वां घोड़ा बाय धर्मवीर भारती, दैट कैन बी रेड। सुंदर किताब है, बहुत
बहुत पतली सी किताब है लेकिन बहुत अच्छी है। और कविताएं तो आप जो मर्जी जिसकी पढ़ सकते हैं, वो इतना रिच खजाना है। साहिल लुधियाने से लेके फैज़ अहमद फैज़ एंड इवन जॉन एलिया, वो अमरोहा से ही आते हैं, बाय द वे मैं बार बार ये बताती रहती हूँ। एंड विश्वावा सिम्बोष्का की का हिंदी ट्रांसलेशन अगर उन हिंदी में पढ़ना या इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। सम वेबसाइट्स दे आल्सो प्रोवाइड। तो वो कविताएं, आई लव मैरी ओलिवर, उनकी सारी पोएम्स, सर्वाइवल गाइड, ब्यूटिफुल पोएम्स। और इवन मेरा मन है कि मैं इन राइटर्स की जो कहानी है उन पर भी कुछ करूं, क्योंकि अभी मैं पढ़ते पढ़ते वहाँ पर पहुँचने लगी हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वो भी मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू। वही मैं कहने वाली थी कि अगर आपको कविताएं पढ़ने से ज़्यादा सुनना पसंद है तो आप रांची को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। दैट्स वेयर you'd get to hear beautiful poems. तो यही किताबें थी। और मैंने एक मीडिया से रिलेटेड भी जो मैं सबको रेकमेंड, मैं नाम उसका मैं भूल रही हूँ, इट्स लाइक सच में मेरे दिमाग से बिल्कुल उड़ चुका है, बट वो भी बहुत अच्छी किताब है। मैं डिस्क्रिप्शन में हम उसको लिख सकते हैं, मेरे को याद आएगा मैं बताऊंगी। और कौन सी किताब मैंने हाल फिलहाल में पढ़ी है? यस, युवल नोआ हरारी की नेक्सस, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। मैंने रिसेंटली जिन जिन किताबों को पढ़ा उनमें से क्या हिस्ट्री, क्या कमाल बातें, सबको पता होनी चाहिए। और वो जो पूरी इन्फॉर्मेशन एज में, उस किताब की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो यस, अभी फिलहाल के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये, और जो मुझे याद आएगा मैं अगली पॉडकास्ट में बता दूंगी अगर मुझे सौम्या इनवाइट करेंगी। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में। We have to do 10 more because बातें कभी खत्म नहीं होगी। yes. But thank you so much Divyanshi for doing this. मुझे I think you the way you speak is just magical. तभी आपके इतने दीवारें हैं। मैं ऐसी ब्लश कर रही हूँ, लेकिन मैं भी अपनी दीवानी बनना चाहती हूँ। Yes, getting there. So thank you so much for doing this, and I truly feel that you're the girl who gets it. अगर आप बताना चाहो कि आप किन दो लोगों को इस पॉडकास्ट में नेक्स्ट देखना चाहते हो, तो आप किन का नाम लोगे? किन दो लड़कियों का? Oh. You should call Kenna Shri. Yes, she is a brilliant author, storyteller. And can also call Nayab. Very courageous girl. उससे मैं सीखती हूँ और हिम्मत। तो yes, both of them. I think you'd see both of them very soon. Great. Thank you for doing this, Divyanshi. I had so much fun talking to you. And for all of you guys out there, if this conversation was even slightly relatable, please subscribe to us and share it with a girl who truly gets it, because Divyanshi is one, and I believe there are a lot of girls who'd relate to what we speak about. Yes, and I would like to say something about Soumya. Soumya, हमारा जो एक बिजनेस रिलेशनशिप बना था, शी ऑल्सो मैनेजर्स मी, उसके इतर वो बाद में आया। बट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। और जो हमारा वो कनेक्शन और बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ था, उस पर हमने अब इतनी लंबे डिटेल में बात की है। सो थैंक यू सो मच, एंड यू आर अ वंडरफुल होस्ट। Thank you. शी loves to listen to this thing. मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इतने दिनों से टाले जा रहे थे, और फाइनली जाकर अलग अलग चीज़ों की वजह से, ऑब्वियसली देयर वर रीजंस, बट आई एम ग्लैड वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स इन ग्रेट डिटेल। और मुझे इतना अच्छा लगा कि आई एम फीलिंग दिस मच लाइटर। सो गर्ल्स हु गेट इट, पॉडकास्ट भी यही होता है, आपकी हीलिंग जर्नी भी थोड़ा सा और वो स्टेप अप कर लेती है। सो थैंक यू। Thank you. Before we go, we have wonderful, wonderful gifts from our girls-led brands. We had wonderful coffee from Zenma today, and we have packages. Yes, आप मेरे को packages hand कर दीजिए. ऐसे लपकने का। Okay, तो सारे गिफ्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। शायद मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी. This is from Clovia. धन्यवाद। This is also from Clovia. ये इतना सारा क्यों है? Clovia is very generous. थैंक यू क्लोविया।
And this is by Friday Feel It. They make amazing skincare. I need it. Look at the stickers. It's so cool. I love the packaging. मेन कैरेक्टर एनर्जी ये मेरे ऐसे दिमाग में नजर गई मेरी. थैंक यू फ्राइडे. और सिंस आपके डॉक्टर ने आपको हेल्दी ईटिंग के लिए बोला है, बाय दिस इज बाय नारियल. ओह, देसी डेट स्टार्टर पैक. थैंक यू सो मच सौम्या. हम मुझे दिख रहा है.